So we are just starting in few minutes. लोग ज्वाइन कर रहे हैं. Just wait for few seconds, then we are going to start formally. आज जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं इनको साथ साथ बताते जाएं कि ज्वाइन विद ऑडियो करें. अगर किसी का जौन सा है, आप देखें कोई वॉइस इशू आ रही, जस्ट लाइक इन जो हमारे अभी भी 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं ज्वाइन विदाउट ऑडियो, इनकी चैट में जरा इनको गाइड करते जाएं. जी ओके सर. क्या अपडेट है आज डिस्क्रिप्टिव की? कोई खैर खबर आई है FIA की? नहीं सर, अभी तो नहीं आई खैर. इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी. रेडी रहें आप लोग भी जिन्होंने अब डिस्क्रिप्टिव के फेज में जाना है. जी सर. जी बदर आलम, क्या हाल चाल है बेटा? खैरियत से हो? आज चैट बॉक्स में यहाँ पे एक मैसेज करते हैं, अभी भी देखें जो नीचे वाले स्टूडेंट्स हैं. आपके कोऑर्डिनेटर शान भी मौजूद है. जी बदर आलम, इंशाल्लाह ताला आज जो क्लास है वो भी आपकी प्रॉपर क्लास है 9:15 पे, जो सैयद ज़ैनुल आबिदीन असिस्टेंट डायरेक्टर FI उनके साथ GK की है. और ये क्लास भी आपकी काउंट होगी, और आगे भी फॉर्मल जो आपकी क्लासेस हैं वो प्रॉपर शेड्यूल के साथ ही हैं. आज भी क्लास काउंट होगी आपके प्रॉपर शेड्यूल में. ये तो हमने एक ओपन ट्रायल क्लास रखी है. आप लोग तो वो हैं जो कोई एडमिशन ले चुके हैं, कुछ न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी एडमिशन लेना है, जो आज हमारे इधर ट्रायल सेशन के लिए. तो आगे फॉर्मली वो लोग भी फिर ज्वाइन करेंगे, और कल वाला जो है वो आपका प्रॉपर विद स्केड्यूल जो हमारा प्लान होता है उसके मुताबिक क्लासेस होंगे. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेट्स स्टार्ट फॉर्मली नाउ. I am Sayyid Uwais Kilani and I am director of this institution. And before starting this institution, I worked for 8 to 10 years on various national and international projects, and started my career with United Nations and ended it as director data repository product, State Bank of Pakistan, Government of Pakistan. और उसके साथ साथ अगर हम अपने इदारे की बात करें जिसके प्लेटफॉर्म पे आज आप सब मौजूद हैं, और एज ए डायरेक्टर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन आई वेलकम यू ऑल एट वीन CSS इंस्टीट्यूट. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 250 प्लस स्टूडेंट जॉन से हैं वो इस टाइम वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व कर रहे हैं. और इस जर्नी के पीछे जब भी आप किसी इदारे को ज्वाइन करते हैं, जब भी आप ग्रेजुएट होते हैं और आप किसी गवर्नमेंट जॉब को ज्वाइन करने का ख्वाब देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो उस टाइम चीज़ में स्टूडेंट लैग कर रहे होते हैं वो होती है राइट गाइडेंस, राइट मेंटोरशिप. बिकॉज जो आपका ये फेज शुरू होता है, बेटा दिस एग्जाम इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर अदर एग्जाम. आज अगर आप पहले देखें, ये आज बेटा अगर आंसर करें, बुरहान पूछ रहे हैं तो अब अगर आप आज से पहले अपने आप को देखें, आज से मीन जब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, जब आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री मौजूद है, तब आपको एक प्रॉपर एक सब्जेक्ट का सिलेबस दिया जाता था. आपको पता होता था कि इस सब्जेक्ट की सर्टन थिंग्स हैं जिनको हमने फुलफिल करना है, सर्टन रिक्वायरमेंट है जिनको हमने कवर अप करना है, और उसके बाद जौन सा है हम इस टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे, हम अपने जो पेपर्स हैं उनके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे. बट यहाँ पे जो मेन आपका ये फेज जिंदगी में आता है जब आपने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करनी है और उसके लिए एग्जाम देना है, यहाँ पे एग्जामिनर ये चाह रहा होता है दैट यू शुड बी जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन. मींस दे आर नॉट गोइंग टू टेस्ट यू with any certain one subject. Instead, they are going to check your English, your general knowledge, your grip on other basic subject, including जो आप देखें बेसिक आपके हैं, जिसमें आप देखेंगे आपका कंप्यूटर साइंस है, आपका इंग्लिश है, आपकी ये चीज़ें. तो ये सारी जो सी चीज़ें ये आपकी फुलफिल की जानी है सर्टन पीरियड ऑफ टाइम में, जिसको आपने देखना है कि आपने इन चीज़ों को कैसे मीट करना है, आपने किस तरह उन सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट को प्रिपेयर करना है. तो उसके लिए फिर आपको किसी मेंटोर की, किसी इदारे की ज़रूरत है. और ये इदारा जिस प्लेटफॉर्म पे आज आप मौजूद हैं, जब आपकी ओरिएंटेशन चल रही है, किसी भी इदारे को जब आपने ज्वाइन करना है, तो उस इदारे की जो क्रेडिबिलिटी है, वहाँ का जो फैकल्टी और सिस्टम है, वो अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि आपने किस तरह इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है. और उस सब के लिए जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज़ रिजल्ट, कि वहाँ का रिजल्ट क्या है. अब उस चीज़ के लिए जो आपने रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन के लिए जब किसी इदारे को ज्वाइन करना है, तो आपको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा होता है जिस इन्वायरमेंट के लिए आप यहाँ पे आए हैं. तो ये हमारे कुछ ऑन कैंपस जो सी लाइफ है उसकी आपके सामने तस्वीरें मौजूद है यहाँ पे. ये हमारा जो ऑनलाइन सेशंस चलते हैं, यू विल बी आर 51 बैच, ठीक है, जो स्टार्ट होने जा रहा है FIA, FPSC, PPSC
ऑल गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। तो ये जो आपकी जो प्रिपरेशन है, इस प्रिपरेशन के लिए क्या कुछ रिक्वायर्ड है, हम आपको किस तरह लीड करेंगे और आने वाले टाइम में आपके साथ क्या क्या होने जा रहा है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं जिनको आपने समझना है। ये आपका इस टाइम जो सारा आपके सामने हमारे स्टूडेंट्स के फीडबैक्स मौजूद हैं, जो हमारे जितने स्टूडेंट पिछले को 3 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह को मेरे ख्याल से तकरीबन अराउंड 2000 प्लस स्टूडेंट हमारे पास आउट हो चुके हैं। और ये आप खुद देख लें कि हमारा जो रिजल्ट पासिंग रेशियो दैट इज अराउंड 37% इन वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम इंक्लूडिंग CSS, PMS, FI एंड ऑल दैट एग्जाम। तो आज आपकी जो फॉर्मल ट्रायल क्लास है वो भी होगी, वो स्टार्ट होने जा रही है आफ्टर 15 मिनट्स, जो कि सैयद ज़ैनुल आबिदीन जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर FI हैं उनके साथ होगी। और उस ट्रायल क्लास में आपको फॉर्मली हमारा पैटर्न, हम किस पैटर्न के मुताबिक स्टडी करवाते हैं, कौन सी चीज़ें जिनको फुलफिल किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो सी अंडर डिस्कशन आएंगी। हमारी फैकल्टी की अगर बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आवर फैकल्टी इंक्लूड टोटल 32 मेंबर्स, जिसमें से 18 प्लस लोग वो हैं जो सर्विंग सीनियर लेवल ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंक्लूडिंग 2 फेडरल सेक्रेटरीज एंड 3 to 4 डिप्टी सेक्रेटरीज, असिस्टेंट कमिश्नर्स, और उसके बाद जितने फिर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, जहाँ जहाँ जिस जिस की ज़रूरत होती है फिर उसको वहाँ वहाँ उस हिसाब से प्लेस किया जाता है। अब जिस सेशन के लिए आज आप सब यहाँ पे मौजूद हैं और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, ये सेशन स्पेसिफिकली स्टार्ट होने जा रहा है FIA के लिए, क्योंकि अभी FIA असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की जॉब अनाउंस होने जा रही है, जो कि एक बहुत ड्रीम जॉब होती है और स्टूडेंट बहुत देर से इसका वेट कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लास्ट भी जो FIA का बैच था उसमें से 14 लोगों की एलोकेशन हुई है। और इसके साथ साथ अभी हमारे कुछ स्टूडेंट भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनको स्पेसिफिकली आपके लिए यहाँ पे बुलाया, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और अपना जो यहाँ पे आप बीती थी वो भी आपको बताएंगे कि किस तरह उन्होंने यहाँ प्रिपरेशन की, किस तरह उनका हमारे साथ टाइम गुजरा और किस तरह ये चीज़ें जो सी यहाँ पे मैनेज की जा रही हैं। तो आपकी जो फॉर्मल क्लासेस हैं वो कल से शुरू हो रही हैं, ठीक है। 2 मंथ्स का आपका सेशन होगा। आपका जो ऑन कैंपस क्लास टाइम है 4 to 5 है। हमारे बेसिकली 3 कैंपस सिस्टम ऑपरेटिंग हैं जो लाहौर में, इन गुलबर्ग, जॉर्ज टाउन एंड DHA। वलेंशिया ब्रांच हमारी जौन सी वो हमने मर्ज कर दी जॉर्ज टाउन ब्रांच में। और उसके साथ साथ जो आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं उसका टाइम टेबल आपका होगा 9:15 to 10:15। अब इस सिलेबस की तरफ आ जाए बेटा, तो ये एग्जाम आपके उन एग्जाम से मुख्तलिफ है जो आपने आज से पहले दिए हैं। आज से पहले आप जो एग्जाम देते थे उसमें आप किसी एक सब्जेक्ट पे फोकस कर रहे होते थे। अगर आप उसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेते थे तो वो स्पेसिफिकली वो सब्जेक्ट के अंदर जो आपके प्री डिफाइन एक आपका जो है आउटलाइन आप उसे फुलफिल करते थे तो वो आपका एग्जाम क्लियर हो जाता था। यहाँ पे क्या है कि आपको जनरली जो सिलेबस प्रोवाइड किया गया वो इस फॉर्म में नहीं जो आपके सामने तस्वीर में, ये हमने उस तस्वीर को जो आपके सिलेबस है उसको फिर आगे आपके लिए प्री डिफाइन एक सेट ऑफ यू कैन से कंप्लीट गाइडेंस आपके लिए यहाँ प्रोवाइड किया है कि आपने ये तैयारी किस तरह करनी है। आपका टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है तमाम गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, 100 मार्क्स का होता है, 3 आवर्स का टाइम आपको अलाउ किया जाता है। और जो सिलेबस आपको प्रोवाइड किया जाता है वो ये है, जिसके अंदर मुख्तलिफ 6 से 7 पार्ट्स होते हैं जिनको आपको प्रिपेयर करना जरूरी होता है अगर आप इस एग्जाम की सक्सेसफुल प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अब एग्जाम में आपको ये सिलेबस इस तरह दिया जाता है, बट व्हेन वी आर सेटिंग योर पेपर एज अ पेपर सेटर, जो हम कर रहे होते हैं, हमने एक सर्टेन सेट ऑफ सिलेबस है जिसको फॉलो करना होता है। जस्ट लाइक अगर आप इन सब्जेक्ट्स की बात करें तो ये भी आपको आइज हमारे फैकल्टी मेंबर भी हैं माशाल्लाह। हमारे वो स्टूडेंट हैं जो तकरीबन कोई 7-8 महीने से हमारे साथ ही मौजूद है, सेशन को बारहा बार रिवाइज कर रहे हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम में टॉप कर चुके हैं, बहुत अच्छे नंबर ले रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में और ग्रेड 17 पे खुद स्टेम सर्व भी कर रहे हैं। तो आइज ओवर टू यू, आपने अब सिलेबस डिस्कस करना है, ठीक है। जैन साहब के आने से पहले आपके पास टाइम है और एज अ स्टूडेंट जो आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस है वो भी बताना है। और नाउ यू आर अ पार्ट ऑफ आवर फैकल्टी ऑल्सो, ये भी चीज़ें आपने डिस्कस करनी है। गवर्नमेंट जॉब तक के जो अपने टारगेट को अचीव करने तक सफर जो उनसे था ये कैसे तय किया, और अब आप यहाँ से आगे कंटिन्यू करें विद डिस्कशन ऑफ सिलेबस। जी थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अपना आपको पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि माय नेम इज़ मोहम्मद आयस चुगताई और मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का यूटी लाहौर से, और करंटली मैं वहीं पे सर्व कर रहा हूँ एज अ ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंट 17 ग्रेड के ऊपर। जैसे आपको सर अवैस ने बताया था कि यहाँ पे सिलेबस आपको प्रॉपरली डायरेक्शन दी जाती है आपको यहाँ पे। तो जब मैंने अपना सफ़र यहाँ पे स्टार्ट किया था ना विजन CSS इंस्टीट्यूट से,
तो मैंने स्टार्ट किया था बिल्कुल जीरो से आपकी तरह ही, और मेरा यही सवाल था। मैं फर्स्ट टाइम आया था एफपीएससी पीपीएससी के जो टेस्टिंग फेज होते हैं ना इनके अंदर। तो मैंने इसी तरह आपकी तरह ही मैंने ढूंढा कि कोई एकेडमी जिससे हम प्रेपरेशन करते हैं। मैंने 3-4 एकेडमीज घूमने के बाद इस एकेडमी को सेलेक्ट किया था, क्योंकि यहाँ पे जो तैयारी करवाई जाती थी वो करवाते थे स्टार्ट में कॉन्सेप्चुअल तरीके से, है ना। आपने जब आप किसी चीज़ की तैयारी करते हैं ना बैठ के, तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने तैयारी करनी कैसे है। सवाल ये होता है ना एक बच्चे का कि मैंने कहाँ से तैयारी करनी है और मैंने क्या तैयार करना है। तो उस सवाल का आंसर मुझे यहाँ मिल गया था प्रॉपरली, और मुझे डायरेक्शन मिल गई थी कि मुझे किस तरीके से चलना है। और मैं यहाँ पे करंटली मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स भी पढ़ा, अल्लाह का शुक्र है, सर ने मुझे यहाँ पे एज अ फैकल्टी मेंबर रखा है, तो उनका उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे आज सिलेबस डिस्कस करना है बेसिकली। तो जनरली एफपीएससी और पीपीएससी का, उर्दू आपकी पीपीएससी में आती है, एफपीएससी में नहीं आती, कि किस तरीके से मैंने इनकी तैयारी की थी, मैं किस तरीके से इनकी तैयारी करता हूँ जो आगे टेस्ट आने हैं। मैंने एक एफआईए का एडी का टेस्ट क्लियर भी कर लिया था जो 2022 में हुआ था, उसका मेरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अभी होना है। तो वो मैंने किस तरह क्रैक किया था, मैंने तैयारी कहाँ कहाँ से की थी, तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा आज। जब भी आप लोग इसकी पेपर की तैयारी करने बैठते हैं ना, वो चाहे एफपीएससी का पेपर है या वो पीपीएससी का है, वो जिस मर्जी स्केल का पेपर है, सिलेबस का पैटर्न जो होता है वो सेम होता है। आपने तैयारी करनी होती है एक बार ही सिर्फ। नोट्स आपके एक ही बार बनते हैं, वो भी आराम से, मतलब टिका के नोट्स आपके एक ही बार बनते हैं। एक बच्चे गलती करते हैं कि जब टेस्ट पे अप्लाई कर दिया और उसके बाद टेस्ट की डेट का वेट करते हैं कि हम हफ्ता 2 हफ्ते पहले पढ़ लें। मुझे एक सिंपल सवाल है आपका कि ये जो बंदा 2 हफ्ते पहले तैयारी शुरू कर रहा है और जो बंदा प्रॉपरली 3 महीने से तैयारी कर रहा है, उसकी तैयारी ज़्यादा अच्छी होगी ना, आपसे बेहतर होगी। तो वो मतलब बेसिकली होता है जिसने ज़्यादा टाइम दिया है सिलेबस को, तो उसको पता होगा कि पेपर किस तरह का आना होता है। ठीक है, मुझे जो यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड किए गए थे इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, मेरा पेपर उसी में से ही आया था। एफ आई ए डी का 2022 का पेपर इन्हीं नोट्स में से आया था। लाइक 95%, 5% यहाँ वहाँ हो जाता थोड़ा बहुत, वो चलता है। लेकिन मैं मतलब उस बेस पे मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया था आगे अगले फेज के लिए। तो नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ से आपकी फर्स्ट सब्जेक्ट हम ले लेते हैं, यहाँ पे करंट अफेयर्स का ले लेते हैं, जो लोग कहते हैं कि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स का। चल, तो करंट अफेयर्स में जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना, आप कोई पास पेपर उठा के देख लें। पास पेपर्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जितने ज़्यादा पास पेपर्स आप सॉल्व करेंगे उतनी ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। मैं इस पर भी अभी एंड पे आता हूँ कि किस तरीके से आपने कवर करना होता है। पहले हमेशा ना एक प्लान बना लें, जब भी आप तैयारी करने बैठे ना एक चीज़ की, एक टेस्ट की, तो एक कॉपी पेंसिल लेके ना उस पर लिख लें कि आपने किन किन जॉब्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, किन डिपार्टमेंट्स में आपने अप्लाई किया है। पहला काम होता है ये, एक कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाए, उस पर लिखें बैठ के कि मैंने इन जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, इस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया है, स्केल मेरा ये है। उसका सिलेबस लिख दें आगे। सिलेबस तकरीबन सारों का सेम ही होता है जो एफपीएससी बीपीएससी की पोस्ट होती है। अपना प्लान बना के यहाँ पे जो आपकी एकेडमी के मेंटोर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, उनको भेजें, उनसे पूछें कि सर मैंने ये प्लान ठीक बनाया है। उसमें दिन डिवाइड करें अपने कि मैंने इस सब्जेक्ट को इतने दिन देने हैं, इस सब्जेक्ट को मैंने इतने दिन में प्रिपेयर करना है। ये प्लान बहुत ज़रूरी होता है आपका स्टार्टिंग बनाने के लिए। अब इसलिए आप, अगर आप लोगों ने एकेडमी ज्वाइन करनी है तो कि इसलिए ज्वाइन कर रहे हैं ना कि आपको एक डायरेक्शन मिले तैयारी के लिए। तो वो डायरेक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्लान प्रिपेयर करना, स्ट्रेटजी प्रिपेयर करना। जो प्लान सही बना लेता है ना, उसको फिर फॉलो कर लेता है, उसका टेस्ट क्लियर हो जाता है। उसको फॉलो करना मतलब एक चीज़ होती है कि फॉलो पूरा करना उसे आपने। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। सेकेंड स्टेप आपका होता है कि आपने सब्जेक्ट वाइज प्रिपेयर करना होता है। सबसे पहले आप आसान सब्जेक्ट्स पकड़ लें। आप लेट्स से कि मैं एज ए इंजीनियर हूँ, तो मेरे लिए कंप्यूटर, मैथमेटिक्स और जो एवरीडे साइंस है, ये तीनों मेरे लिए सबसे आसान सब्जेक्ट्स हैं। तो मैं अपने बैकग्राउंड के हिसाब से इन तीनों को पहले उठाऊंगा। पहले मैं कंप्यूटर को उठाऊंगा, फिर मैं कंप्यूटर के जो नोट्स इस एकेडमी के हैं उनको कवर करूंगा सिलेबस को देखते हुए। जो सिलेबस आपको यहाँ पे दिए दिया जाता है ना, उसमें से जो डिवीजन दी होती है, सर आपने भी दिखाया, सर ने आपको दिखाया था अभी स्लाइड्स के ऊपर। तो उसको, जो सब्जेक्ट्स आपको आसान लगते हैं, सपोज आप लोगों में से कोई एम फिल किसी की कंप्यूटर में होगी, किसी की मैथमेटिक्स में होगी, तो वो सब्जेक्ट उसके लिए आसान होगा। किसी की एम फिल इंग्लिश में होगी तो वो इंग्लिश पहले कर ले, वो उसके लिए आसान है। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट्स आपके लिए आसान है, आपके बैकग्राउंड को मैच करते हैं, उनको पहले उठा लें। तो मैंने कंप्यूटर को उठाया था पहले, उसके बाद मैथमेटिक्स को, उसके बाद मैंने उठाया था एवरीडे साइंस को। अब कंप्यूटर के अंदर आपके क्वेश्चन जो बेसिक आते हैं, बेसिक कंप्यूटर की आती है, इसमें कोई मतलब बहुत बड़ी लॉजिक साइंस नहीं आती है इसके अंदर। सिंपल सिंपल आपके नोट्स होते हैं, शॉर्टकट कीज होती हैं और कंप्यूटर की हिस्ट्री होती है आपकी।
MCQs आप एक बार याद कर लें, थोड़ी थ्योरी पढ़ लें, मोर देन इनफ है कंप्यूटर का पोर्शन तैयार करना। कोई बड़ी बात नहीं। जिसको कंप्यूटर नहीं भी आती ना, उसने मैट्रिक के बाद या एट क्लास के बाद नहीं पढ़ी, वो भी अटेम्प्ट कर सकता है उसे थोड़ी बहुत तैयारी से। ये इतना मुश्किल नहीं आता, जब कोई प्रोग्रामिंग तरह के सवाल नहीं आते इसके अंदर। ठीक है, तो कंप्यूटर के आपने मैंने इनके इस एकेडमी के नोट्स किए थे, और उसके बाद मैंने कुछ वेबसाइट से भी मतलब किया था। वो वेबसाइट भी आपको यहाँ बता दी जाएंगी कौन कौन सी वेबसाइट्स कवर करनी होती हैं आपने। और तीसरा काम मैंने किया था इस कंप्यूटर में, मैंने अपने नोट्स बनाए थे। नोट्स का मतलब होता है कि जब आप कुछ पढ़ रहे हैं ना कहीं से, शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, ये नहीं कि जो पढ़े उसको सारे को नोट करते जाएं। कुछ चीज़ें होती हैं जब आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान को ना याद रख जाती हैं। जैसे मैंने कुछ पढ़ा, वो मुझे याद रह गया, भूलता नहीं है वो। कुछ चीज़ें होती हैं जो भूल जाती हैं आपको। जैसे एक सवाल पेपर में आया था कि जी 3 जून डे को हम क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। अब इस तरह के बहुत सारे डेज हैं, ये ऑब्वियसली एक बार पढ़ा है तो उसके बाद भूल सकता है। तो इसको मैंने साइड पे नोट कर लिया पेज पे। इसे कहते हैं शॉर्ट नोट्स। नोट्स वो बनाए जाते हैं जो आपको बोल रहे होते हैं। जो याद रहेगा उसको तो नोट्स बनाने का फायदा नहीं है ना, वो तो आपको पहले PDF में दिया होता है। ठीक है, तो नोट्स ऐसे बनाते हैं। इस तरह मैंने कंप्यूटर कवर की थी। देन मैथ्स पे आ गया था मैं। मैथ्स में एज इंजीनियर मुझे कोई इतना मुझे टाइम लगा नहीं था। अब जिनका तो बैकग्राउंड नहीं है मैथ्स का, जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ी हुई, वो स्टार्टिंग से यहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, रेशो के, परसेंटेज, सेट्स वगैरह सारों के। जिनका बैकग्राउंड है मैथ्स का, MPhil है, मास्टर्स है, या वो इंजीनियर्स हैं, तो उनको ये सब करने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली पास्ट पेपर में जाके वहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। 1-2 दिन इनफ है उन लोगों के लिए जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का होता है। नेक्स्ट आ जाए आप एवरीडे साइंस पे। तो एवरीडे साइंस में ना आपके 4 जगह से क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर 20 सवाल इसके आएंगे साइंसेस के, तो वो उनको डिवाइड किया होता है एग्जामिनर ने 4 हिस्सों के अंदर। सबसे से ज़्यादा सवाल आपके आते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के, तो क्योंकि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज का चल रहा है ना, मसला चल रहा है बहुत बड़ा, तो इस वजह से आपके इन्वायरमेंटल साइंस में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आजकल भी ज़्यादा ही आ रहे हैं। नेक्स्ट आपका आता है फिजिकल साइंसेज में से, उसके बाद बायोलॉजिकल साइंसेज में से, और फोर्थ में आपके पास आता है केमिकल में से। मतलब केमिकल में से कभी सवाल आते हैं, केमिस्ट्री में से कभी नहीं आते। अगर आते हैं तो मोस्टली बॉन्ड्स क्या आ जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, FSC की जो केमिस्ट्री थी आपकी, या फिर जो आपका अपीरियोडिक टेबल है, वहां से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो। लेकिन इतना वैसे केमिस्ट्री में से क्वेश्चन अभी तक मैंने देखे नहीं है, बहुत कम आते हैं आते तो। MPT में आए थे ऑब्वियसली, उनके MPT में ज़्यादा MCQ ज़्यादा थे, तो उसमें उसने पूछ लिए थे। उसने MOD के पेपर में पूछे थे, AD के पेपर में, इनके उसमें 200 MCQs थे। 100 MCQs में वो नहीं क्वेश्चन पूछता केमिकल में से। अब इसकी तैयारी मैंने कैसी की थी आपको, यहाँ मुझे एवरीडे साइंस के पास पेपर गिवन थे। मतलब विजन के नोट्स मैंने हर जगह सबसे पहले किए थे। स्टार्टिंग मैंने विजन के नोट्स से ही की थी। लेक्चर की रिकॉर्डिंग सुनना, उसके बाद विजन एकेडमी के नोट्स करना, और उसमें से जो चीज़ मुझे भूल रही है उसको अपने नोट्स बनाना, और फिर जाना पास पेपर्स पे चल जाना। वेबसाइट्स एंड पे आती हैं, अगर आपके पास टाइम बचे वेबसाइट्स भी कर सकते हैं। 1-2 वेबसाइट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं करना, उसके अलावा कोई 5-6 वेबसाइट्स करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स हो गए। नेक्स्ट आ जाए आप पाक अफेयर्स पे। आज इसका आपका आज क्लास भी होगी पाक अफेयर्स की। अब पाक अफेयर्स को ना 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है हमेशा। डिवाइड भी ऐसे करते हैं पाक अफेयर्स को, और इसकी तैयारी भी ऐसे होती है। मैंने जब इसकी तैयारी करना शुरू की थी, मैंने सबसे पहले ऑब्वियसली लेक्चर की रिकॉर्डिंग थी सर जैन की, मैंने वो सुनी थी, जो आजकल असिस्टेंट डायरेक्टर FI है माशाल्लाह से। तो उनके मैंने 4 लेक्चर सुने थे पाक स्टडीज़ के तैयारी करने से पहले। उसके बाद मैंने जो सर ने नोट्स दिए थे पाकिस्तान स्टडीज़ के, 80 पेजेस के नोट्स थे, सिर्फ शॉर्ट नोट्स, उसको मैंने स्टडी किया था। उसमें से जो मुझे बोल रहा था उसको मैं साथ साथ लिखता जा रहा था अलग पेज के ऊपर। ये 2 काम करने के बाद फिर मैं गया था वेबसाइट की तरफ। पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए जो वेबसाइट मुझे सर ने बताई थी, वो आपकी pakmcqs.com है, और एक testpoint.pk है। अब जाने का मतलब ये नहीं वेबसाइट पे कि आपने वहाँ कुछ कुछ MCQs किए बाकी छोड़ दिए, करने आपने सारे MCQs हैं वहाँ से। उसके बाद ये आपकी हो जाए, फिर आप पास पेपर मूव कर जाएं कि पास पेपर में कौन कौन से MCQs आए हुए हैं। सारे पास पेपर्स करने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं AD की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर के ही पास पेपर्स करूंगा, हर मतलब हर डिपार्टमेंट के। वो अगर FI का पेपर मेरा अगर है, तो मैंने उसमें MOD का, ANF का, NAP का, जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर के थे 2022 के, 2021 के, मैंने वो सारे सॉल्व किए थे पास पेपर। उसमें से सवाल रिपीट भी हुए थे 1-2। ठीक है जी, आपकी पाक अफेयर्स की तैयारी होती है। ये सब करने के बाद आपने 3 हिस्सों में डिवाइड करना होता है पाक अफेयर्स को। एक आपकी शुरू से लेके इंडस वैली से लेके 712 तक की,
जब मोहम्मद बिन कासिम आपका सब कॉन्टिनेंट में आया था, उसके बाद 712 से लेके 1857 तक, उसको बीच में डिवाइड भी कर सकते हैं। 712 से आप 1526 भी कर सकते हैं, जो आपका मुगल का दौर शुरू हुआ था। फिर 1526 से 1857 तक जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। देन 1857 से 1947, ये आपके सामने लिखा हुआ है स्लाइड पे, स्क्रीन पे। इस तरह से ना डिवाइड करके पाकिस्तान स्टडीज की तैयारी की जाती है। इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब कवर होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए आपके वर्ल्ड वर्ल्ड मैप के ऊपर। मैप जब मैंने एकेडमी से पहले मैप खोला था, मुझे ही नहीं पता था कि मैप को मैंने कैसे कवर करना है। तो सर अवैस ने सारा मैप में कवर कराया था। यकीन करें कि हमें मैप कवर कराया था सिर्फ 40 मिनट के अंदर। और मुझे अभी तक नहीं भूला वो तरीका, मुझे कभी भूलेगा भी नहीं कि मैप को कैसे याद रखना होता है। वी लिख के, ये मुझे कभी नहीं भूला। और ये हर बच्चे का मसले होता है। नॉर्थ साउथ तो सारों को पता होता है, ईस्ट वेस्ट ना भूल जाता है कि वेस्ट कहाँ पे है, ईस्ट कहाँ पे है। तो ये मुझे अब कभी नहीं भूलेगा जब सर ने जिस तरीके से मुझे याद करवाया था। तो मैप में से आपका क्वेश्चन एक या दो सवाल तो आपके लाजमी आते हैं। वो पूछ लेता है आपसे कि अमेरिका के नॉर्थ पे क्या है या साउथ पे क्या है, इस सी के साउथ पे कौन कौन से कंट्री है, या इस कंट्री के नॉर्थ पे या साउथ पे कौन सा सी है। तो वो बेसिक जो नॉलेज होता है ना मैप का, वो आपको यहाँ पे हार्डली 40 मिनट्स में आपको सारा सर पढ़ा देंगे, पूरे दुनिया का सर चक्कर लगवा देंगे, और वो कभी नहीं भूलेगा आपको। वो इतना नॉलेज काफी था। 2022 के पेपर में सवाल ये आया था, मैप में से एक सवाल आया था। वो सर ने पढ़ाया भी था हमें कि मेरे से अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका आया था कि अमेरिका के ऊपर क्या है, तो वो कनाडा है ना वहाँ पे, तो उसका सवाल आया था। ये आपके पाकिस्तान अफेयर्स हो गए। नेक्स्ट आपकी उर्दू है। उर्दू की कोई ऐसा लंबी चौड़ी तैयारी नहीं है। मैम आपको यहाँ पे उर्दू पढ़ाएंगी। 6 फाइल्स हैं उर्दू की आपकी, 4 फाइल्स थेरी की हैं और 2 फाइल्स एमसीक्यूज की हैं। कोई पास पेपर करने की जरूरत नहीं उर्दू के लिए, ये 6 फाइल्स कवर की कर ले, मोर देन इनफ है। 2 दिन की तैयारी उर्दू की आपकी, कोई लंबी चौड़ी तैयारी नहीं होती। नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्लिश के ऊपर। एक जीके का पोर्शन भी रहेगा, वो मैं इसको एंड पे डिस्कस कर लूंगा। इंग्लिश की जब तैयारी आप करते हैं, 20 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के आने होते हैं, बहुत एफपीएससी में और पीपीएससी के अंदर। इसको लिख ले इंग्लिश को ना कि इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स आपने तैयार करने होते हैं। आपने प्रेपोजिशंस तैयार करने होते हैं, आपने नरेशन तैयार करनी होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये मैं जब तैयारी करने बैठा था, मैंने सब लिखा था बैठ के कि मैंने ये टॉपिक्स कवर करने हैं इंग्लिश में, हर सब्जेक्ट में कौन कौन से कवर करने हैं। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था चीज़ों को। तो इंग्लिश में आपकी प्रेपोजिशंस होती हैं, फिर नरेशन होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस। नेक्स्ट आपकी ग्रामर आती है। अब ग्रामर से मतलब मेरा वहाँ पे ये है कि वहाँ पेपर में ना क्वेश्चन आता है कि एक सेंटेंस दिया होता है, और सेंटेंस में उसने एक वर्ड को ना अंडरलाइन किया होता है, पूछा होता है ये क्या है, मतलब ये वर्ड क्या है, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या चीज़ है ये वर्ब। तो उससे मेरा ग्रामर का मतलब वहाँ पे ये है। देन आता है सेंटेंस कंप्लीशन का। एक सेंटेंस दिया तो उसको आपने कंप्लीट करना होता है एक वर्ड डाल के, सिंपल होता है। और एंड पे आते हैं वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। अब सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की ना तैयारी सबसे मुश्किल होती है। बाकी तो सारी चीज़ों जो ऊपर होते हैं ना वो लोग तैयार कर लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता। 4 एमसीक्यूज या 5 एमसीक्यूज आपकी या सिनोनिम्स के आते हैं या फिर एंटोनिम्स के आते हैं 20 नंबर में से। अब उन 4 या 5 में से एक या दो, कभी एक या दो पास पेपर में से ये आते हैं, रिपीट हो जाते हैं। 3 आते हैं न्यू, वो अक्सर होते हैं न्यू, होते हैं 3 वर्ड्स। वो आपके आते हैं जीआरई में से। जीआरई की ना एक लिस्ट है लंबी सी, तकरीबन 3600 वर्ड्स की। और उसके अलावा एक और लिस्ट होती है 800 वर्ड्स की। मोस्टली उसमें से आ जाते हैं वर्ड्स वोकेबलरी के आपने। उसकी तैयारी आपने ऐसे करनी होती है कि जब आप अपना प्लान सेट करते हैं ना स्टडी का, सपोज आपने 50 दिन में तैयारी खत्म करनी है या 45 डेज में करनी है, तो हर दिन आपने, लेट्स से लगा लें कि आपने अगर 3600 वर्ड्स है ना, उसको डिवाइड कर लें 45 पे। ठीक है, तो उतने वर्ड्स रोज याद कर लें, उसको अलग लिख लें। इस तरीके से वो गैलरी को तैयार करते हैं। मैंने ऐसे तैयार किया था, मेरा हो गया था, मतलब टाइमली मेरा सारा कवर हो गया था। लास्टली एक सब्जेक्ट आपका रह गया जीके का, जनरल नॉलेज का। तो जीके के लिए आपकी 2 वेबसाइट्स हैं जहाँ से पीपीएससी और एफपीएससी क्वेश्चंस लेती है। वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। एक आपकी examvida.com है, और दूसरी आपकी indiabix.com है। टाइम बचे तो पाक एमसीक्यूज भी कर लें इन तीनों से। ये ये तीनों करने से पहले ना एक बार रिवीजन के जो आपको सर नोट्स देंगे उनको भी पढ़ लीजिएगा। उसमें पास्ट पेपर क्वेश्चंस हैं जीके के, वहाँ से भी रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस।
और आपको वेबसाइट्स कवर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपका टोटल सिलेबस होता है। इस सारे सिलेबस को शुरू करने से पहले ज़रूरी चीज़ होती है कि आपने पहले एक प्लान बनाना होता है स्टडी का। लिख के कॉपी पेंसिल पकड़ के लिखना शुरू कर दें कि मैंने ये कवर करना है, ये कवर करना है, इतने दिन में कवर करना है। एक प्लान ज़रूरी होता है। अकेडमी में आके टीचर्स को चेक कराएं वो प्लान अपना कि सर प्लान ठीक है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट करनी है तो वो ओके कर दें, फिर उस प्लान को फॉलो करें। खत्म। तैयारी और नोट्स एक ही बार बनते हैं आपके। वेरी जी गुड सर, थैंक आइज, एक्सीलेंट बेटा। बहुत अच्छी तरह आइज ने चीज़ों को आपके साथ एक्सप्लेन किया। और अब आपकी फॉर्मली ट्रायल क्लास शुरू होने जा रही है। ट्रायल क्लास आपकी सैयद ज़ैनुल आबिदीन जो असिस्टेंट डायरेक्टर एफआई हैं, हमारे एक टॉप नॉच फैकल्टी मेंबर हैं, जो कि खुद माशाल्लाह बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में टॉप कर चुके हैं और वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सर्व भी कर चुके हैं। उनके साथ आपकी ये ट्रायल क्लास होगी। फॉर्मल जो क्लासेस हैं वो आपकी आज से शुरू है। कल आपकी फॉर्मली फर्स्ट क्लास है, आज आपकी फर्स्ट क्लास वो सबको अलाउ किया जा रहा है ट्रायल क्लास। और कुछ चीज़ें मैं इसके स्टार्ट में आपको पहले मेंशन कर दूं कि आपको तमाम तरह जो सा मटेरियल है वो हम लोग खुद प्रोवाइड करेंगे। हमारे जो लेक्चर्स हैं बेटा वो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। सेशन के एंड पे आपको ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। क्लासेस जैसे जैसे हो रही हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिल रही होती है, सो डैट कि अगर आप में से किसी स्टूडेंट का लेक्चर मिस हो गया तो आप उस रिकॉर्डिंग को सुन के उसे कवर कर सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर दी ओनली इंस्टीट्यूट जिसने एक फुल प्रूफ सेटअप जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है फॉर योर गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन। और उसके साथ साथ कंप्लीट नोट्स भी आपको हम खुद प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो उसमें जो है आपके लिए हार्ड कॉपी अगर आपको चाहिए वो उसकी आपको प्रिंटिंग कॉस्ट देनी पड़ेगी, जो उसकी सॉफ्ट कॉपी सारी हम प्रोवाइड करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप आपके क्लास के क्रिएट होते हैं जिसमें एज अ डायरेक्टर मैं भी मौजूद होता हूँ। मैंने आपको करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी मैंने खुद पढ़ानी है। बाकी भी सारे फैकल्टी मेंबर जो जो जिनको जो जो सब्जेक्ट अलॉट होंगे वहाँ पे मौजूद होंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो सके होगा तो आप वहाँ पे अपने टीचर से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। क्लास में आप ऑल टाइम फ्री टू पार्टिसिपेट, जब भी आप चाहें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी यहाँ मैं चैट बॉक्स में देख रहा था, एक लड़के ने मैसेज किया हुआ था, हमारा बेटा 50 बैजेस में से कोई बैच ऐसा नहीं है जो अनकम्प्लीट हो और उसको बंद कर दिया जाए। हाँ, जिन लोगों ने फी की इंस्टॉलमेंट कराई होती है और वो नहीं टाइमली पे करते उन्हें जरूर रिमूव किया जाता है। ठीक है, तो उसके साथ जॉन से बेटा आपकी इंडिविजुअल असेसमेंट और गाइडेंस हमारी जो है वो पूरी एक टेक्निक पूरी मेथडोलॉजी जिसे फॉलो किया जा रहा होता है कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट जॉन से किसी एक सब्जेक्ट में वीक है वो उस सब्जेक्ट को एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है। हमारे मल्टीपल बैचेस चल सकते हैं, वो उसे रिपीट कर सकता है। फिर अगर आप एक दफा यहाँ पे पूरा तैयारी कर रहे हैं और आप समझते हैं कि आपके जौन से कुछ चीजें मिस हैं या अभी आपको मजीद रिवीजन की जरूरत है, तो आप दोबारा जब न्यू बैच ज्वाइन करेंगे तो आप उसके लिए दोबारा फीस नहीं देंगे जो आपकी ट्यूशन फी है, जस्ट आप एनरोलमेंट फी पे करेंगे, वो एक माइनर सी फी है। और उसके साथ आप दोबारा से न्यू बैच में ऐड ऑन हो जाएंगे। अब आइज माशाल्लाह कोई 6-7 महीने से कॉन्टिन्यूसली हमारे पास अपने सेशंस को रिवाइज भी करते रहे और साथ साथ मल्टीपल गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम क्लियर भी करते गए और अभी तक करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा हमारा अपना जो सा इंटरनल प्रोसेस है जिसके बारे में मैंने आपको बड़ा इन डिटेल बता दिया। ट्रायल क्लास आपकी शुरू होने जा रही है, सर जैन इज कमिंग। 3 से 4 मिनट आपके पास है, कोई किसी का सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन, कोई चीज अब तक क्लियर ना हुई हो लिख के भी पूछ सकते हैं और यहाँ पे बोल के ही पूछ सकते हैं। शान बेटा जरा फी डिटेल और सेशन डिटेल मेंशन कर दो। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है सभी? मेरी आवाज़ क्लियर है सभी को? जी बेटा। जी सो मैं फी डिटेल स्टूडेंट्स को मेंशन कर दूं। हमारा जो एफआई का सेशन है इसकी ड्यूरेशन जो 2 मंथ होगा। और जिस तरह सर आपको फैसिलिटीज़ बता चुके होंगे, लाइव क्लासेस होंगी, उसके साथ इनको रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी। इनके क्विज और मॉक्स भी ऑनलाइन होंगे, हम इनको नोट्स भी खुद प्रोवाइड करेंगे और साथ में इनको लेक्चर स्लाइड भी मिलेंगी। सो इनको एफआई की प्रिपरेशन में इंशाल्लाह साथ एफआई एक्ट भी पढ़ाया जाएगा। तो जो इनकी फ़ी है वो 5000 पर मंथ है, 2 मंथ का इनका सेशन है और 1000 इनकी इनरोलमेंट फ़ी है। और इसके साथ मैं एक और चीज़ सर मेंशन करता चलूँ कि अभी जैसे रिसेंटली मुल्क में इकोनॉमिकल क्राइसिस चल रहे हैं, तो हमारे पास डिज़र्विंग स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स भी हैं, नीड बेस पे भी और मेरिट बेस पे भी। उसकी डिटेल स्टूडेंट्स मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं इनको ट्रायल क्लास के बाद डिटेल सेंड कर दूँगा उसकी। जी, तो ये सारी डिटेल्स थी बेटा। अब कोई और सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन किसी का? जी बेटा, तमाम इसके जो आपके नोट्स हैं हम प्रोवाइड करते जाएंगे। ठीक है, साथ साथ जैसे होगा हमारा वीकली जा रहा है सारा जो स्केड्यूल होता है, ये हमारे सारे नोट्स की डिटेल है जो आप इस टाइम स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये सारा उसमें आपको जितने भी उनके आउटलाइंस भी प्रोवाइड की जाएंगी, कंप्लीट नोट्स होंगे
ये हमारा इस तरह टाइम टेबल होता है जिसको वीकली फॉलो किया जा रहा होता है। हमारा हर ईच एंड एवरी मिनट प्लान है, जिस सब्जेक्ट में जितनी ज़रूरत है उसके मुताबिक जो सा है वो आपको फॉलो अप दिया जाता है। बेटा क्लासेस की टाइमिंग जो ऑनलाइन है वो है 9:15 से 10:15। जो हमारी ऑन कैंपस क्लासेस होती हैं वो होती हैं 4 to 5। ठीक है, लेकिन हमारा मोस्टली सेटअप जो सा है वो ऑनलाइन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑन कैंपस से भी बेहतर सेटअप है, और क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा सेटअप और कोई भी नहीं दे रहा। और इंशाल्लाह ताला आपको ऑनलाइन भी वो सब कुछ जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा जो ऑन कैंपस में भी लोग सोच नहीं सकते। तो ये एक फैसिलिटी आ चुकी है पूरी दुनिया में, तो हमने इसको मजीद बेहतर से बेहतर बनाया है, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग, नोट्स, हर चीज़ जो चाहिए वो साथ साथ प्रोवाइड की जाएंगी। FIA के जॉब क्राइटेरिया बेटा असिस्टेंट डायरेक्टर और इंस्पेक्टर के लिए उन्होंने बेसिकली आपका जो एजुकेशन है उसी को मेन फॉलो किया जा रहा होता है। जो इंस्पेक्टर है उसमें साथ वो आपका फिजिकल जॉन्स है उसे भी फॉलो कर रहे होते हैं। जो आपका उसके लिए एजुकेशन क्राइटेरिया है वो आपका नॉर्मली होता है फॉर ग्रेजुएशन, और जो आपका उसके बाद जो जनरल आपका फिजिकल क्राइटेरिया उसमें वही आपकी जनरली जॉन सा हाइट वगैरह जॉन सी वो चीज़ें देखी जाती हैं। और कोई सवाल जी? नहीं बेटा, इसके लिए जो आपका असिस्टेंट डायरेक्टर का है इसमें स्टार्ट में कोई आपका फिजिकल टेस्ट नहीं है। पहले आप जौन से पेपर देंगे जिसकी आपको MCQ बेस्ड प्रिपरेशन यहाँ पे करवाई जा रही है। इस पेपर के बाद आपका अगला पेपर जाएगा बेटा जो आपका होगा डिस्क्रिप्टिव का। वो 3 सब्जेक्ट का पेपर होता है जिसमें बेसिकली वो डिस्क्रिप्टिव कॉल हर दफा नहीं किया जाता। अगर कई दफा इन्हें ये हो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट हैं जिनके जो क्राइटेरिया में आ रहे हैं उनका डायरेक्ट इंटरव्यू लेना जरूरी नहीं समझा जाता, फिर उनको छांटी कर लिया जाता है। फिर उसमें छांटी के लिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम कॉल किया जाता है। उस डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के बाद जो उनसे इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये इनका मेन जो क्राइटेरिया है जिसको उन्होंने फॉलो करना है। अब आप लोग जो हमारे पास प्रिपरेशन अभी करने यहाँ पे आए हैं, जिसकी आपकी आज फॉर्मल पहली क्लास है सर जैन के साथ, जिसको आपको ट्रायल क्लास दिया जा रहा है। ठीक है, ये क्लास आपकी पाक फेयर की है। अब इसी तरह आपका जो पूरा ये वीकली टाइम टेबल आपके सामने है, आपके पिछले बैच का आपका टाइम टेबल जो है वो आपको इंशाल्लाह कल प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपको फॉलो किया जा रहा है। आपको वीकली टाइम टेबल जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। पहले आएगा आपका MCQs बेस्ड के लिए, ये जो आप सब्जेक्ट देख रहे हैं। इसके बाद हमारा एक जो है अभी भी जो आपसे पिछला बैच जो चल रहा है, जो लोग पिछले हफ्ते जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उन लोगों की क्लासेस शुरू हुई है। तो साथ ही उन्होंने कहा जी कि हम लोग क्योंकि जरा वीक है तो हमें डिस्क्रिप्टिव की तैयारी भी अभी शुरू करवाई जाए। डिस्क्रिप्टिव का हमारा एक अलहदा बैच शुरू हो रहा है 4 महीने का, जिसकी सिर्फ संडे क्लास रखी गई है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव कवर करने में जरा टाइम लगता है। तो आप में से जो लोग साथ डिस्क्रिप्टिव भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो वो अभी उसमें भी कर सकते हैं। वो सेपरेट सेशन, उसकी डिटेल आपको शान अलग प्रोवाइड करेंगे, वो आप शान से कांटेक्ट कर लें। अगर आप अभी नहीं भी ज्वाइन करते तो जब आपका ये MCQs बेस्ड पेपर क्लियर होगा उसके बाद आपका जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है उसके लिए सेपरेटली 2 मंथ सेशन शुरू होगा। 1.5 महीने या 2 महीने का सेशन होगा। लेकिन फिर क्या है कि आपको जरा चीजों को जरा एक डबल पोटेंशियल के साथ कवर करना पड़ेगा। अगर ये जो अभी संडे वाले बैच में जो आए डिस्क्रिप्टिव वाले, इनको ये फायदा है कि इन्होंने आराम सुकून से वीक में एक क्लास में अपना सारा डाटा लेना है। आपकी इसमें इंग्लिश है, करंट अफेयर और इस्लामिक स्टडी, और ये आपका क्वेश्चन जिस तरह सीएसएस में आते हैं उस टाइप का आपका इंग्लिश का आपने ऐसे लिखना है। शॉर्ट ऐसे 1800 से 2000 वर्ड का रिक्वायर्ड होता है। तो इंशाल्लाह इसकी आपको उसकी ग्रेजुअली आपके साथ उसकी बेस भी बनाई जाएगी। और अली अब्बास बिल्कुल बेटा, इंस्पेक्टर के लिए भी डिस्क्रिप्टिव लास्ट टाइम कॉल हुआ है और अब उन पर डिपेंड करता है कि प्रोबेबली चांसेस यही है कि अभी भी दोबारा कॉल होगा इंस्पेक्टर असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों के लिए। बाकी मजीद कोई और जो इसके क्वेश्चन है इन डेप्थ वो आप अभी जैन से भी पूछ सकते हैं। जैन बस हमें ज्वाइन कर रहे हैं विद इन फ्यू मिनट्स, वो आगे फिर कंटिन्यू करेंगे आपकी क्लास को। और कोई सवाल अभी जो आपका ओरिएंटेशन है उसके बारे में, कोई चीज समझ में ना आई हो? जी, टाइम टेबल में बेटा हमने आपको जो बेसिकली ना हमने क्लासेस को आपका डिवाइड किया हुआ है, जो उसकी वेटेज है मैं आपको नोट्स में दिखा देता हूँ सारे। ये देखें, ये सारा डाटा है जो आपको प्रोवाइड किया जाना। अब इस डाटे को भी हमने फर्दर रिफाइन किया है। ठीक है, हमारी जो क्लासेस यहाँ पे होंगी वो होंगी आपकी बेसिकली टोटली कॉन्सेप्चुअल बेस्ड इस मेथोडोलॉजी को हम फॉलो कर रहे हैं। अभी जो सर जैन आपकी क्लास लेंगे उसमें आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हम किस पैटर्न पे आपको प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे अगर आप ये नोट्स को अपने देखें, अभी आप ये आपकी जो क्लास होने जा रही है उसी के नोट्स देखने आप पाक फेयर की, जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं बेटा वो इस फॉर्म में, ये देखें इसकी प्रॉपर एक आउटलाइन है। आगे उसको जॉन सा ना आपको यहाँ पे ये देखें
यहाँ पे उनको जो से MCQ फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया गया। लेकिन अभी जो क्लास आप लेंगे उसमें देखिए आपके लिए जस्ट एज अ स्टोरी हर चीज को आसान बना के क्लियर किया जाएगा। और फिर जो हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं, अगर आपने वो देखने हैं तो ये अभी जो हम आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहे थे इसी GK और पाक अफेयर के बारे में। ये जो आपसे पुराने बैचेस हैं पिछले साल के जो लोग एलोकेट हो चुके हैं उनके रिव्यूज आपके सामने स्क्रीन पे लेके आते हैं। ये देखें, ये इसी क्लास के बारे में रिव्यूज हैं पेपर देने के बाद। ये देखें, ठीक है, ये यही मेरे करंट अफेयर और ये जैन के पाक अफेयर के सब्जेक्ट के बारे में रिव्यूज है। किस तरह जो चीजें क्लास में प्रोवाइड करी जाती हैं वही पेपर में आ रही होती हैं। तो बेसिकली हमने आपको ये सेशन लोग जो है 4-4 महीने का भी खींच जाते हैं। महारत यहाँ पे ये नहीं है मेरे बच्चों के आपके लिए सेशन को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया जाए। हमारे पास आपके आने का मकसद जो सा है, जो आपने हमें ज्वाइन किया है या किसी मेंटोर के पास जाते हैं, मकसद यही होता है कि आपको कम टाइम में ज्यादा फायदा हो सके और आपको बेसिकली एक रिफाइंड वे में प्रिपरेशन करवाई जाए। रिफाइंड वे में प्रिपरेशन क्या कि आपको चीजें जो सी हैं वो वेल मैनर्ड वे में इस तरह प्रोवाइड की जाए कि आपका टाइम वेस्ट कम हो। अब देखें, जस्ट लाइक अगर आप अभी अपनी स्क्रीन पे ये पाक अफेयर को उठा के देखें तो यहाँ के एक एक जो सा दौर है उसमें लोग PhD करते हैं। ठीक है, मुगल एरा पे बहुत सारे लोगों के मुगल एरा के किसी स्पेसिफिक पार्ट पे PhD होगी। बट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम, वहां पे आपका मेंटोर वो है जो विद एक्सपीरियंस इन चीजों को आपके लिए सिंप्लीफाई कर दे। क्वेश्चंस के सर्टन यू कैन से स्पेस है जैसे क्वेश्चन उठाए जाते हैं। जैसे मेरा सब्जेक्ट करंट अफेयर की बात करें, जहां भी उसमें पाक अफेयर की ज्योग्राफी आ रही है, इस तरह इंटरनेशनल ज्योग्राफी में आपसे कंट्रीज का कैपिटल के बारे में सवाल आता है। अब पूरी दुनिया में अप्रोक्सीमेटली 196 कंट्री है, तो क्या आप 196 कंट्रीज के कैपिटल याद कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। व्हेन वी आर सेटिंग योर पेपर, रियलिस्टिकली स्पीकिंग वी ऑल्सो नो कि आप कभी याद नहीं कर सकते। अब उसके लिए क्या जरूरी है कि हम अपने तजर्बे की बुनियाद पे, जो आपके मेंटोर्स हैं वो इतने एक्सपीरियंस और सीजनड होने चाहिए, जिनका इतना एक्सपीरियंस हो कि उनको पता हो कि आपका पेपर कहाँ से दिया जा रहा है। ठीक है, तो हम अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे वहां पे क्या करते हैं कि आपको पहले, जिस तरह मैं भी आपको बता सकता हूँ, अगर आप वर्ल्ड मैप को उठा के देखें तो आप सोच भी नहीं सकते कि हमारे ज़हन में चीजें किस तरह चल रही होती हैं। जब हम आपका पेपर बना रहे होते हैं, हमने कंट्रीज के कैपिटल पता कौन से देने होते हैं, मैं भी आपको दिखाता हूँ। शान जैन आ जाए तो मुझे मेंशन कर दें यहाँ पे। जी सर जैन 1 और 2 मिनट्स में ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इंशाल्लाह जब वो आते हैं मैं आपको कर देता हूँ, बता देता हूँ। ओके बेटा, ये देखिए बच्चों, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ अभी जो आपके लेक्चर में, ये देखें, ये हमारे CSS के लेक्चर है, डिस्क्रिप्टिव में भी हमने यही फॉलो करने होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगी कि अब कैपिटल का सवाल जो आंसर है वो 196 कंट्री से नहीं आना है। जब हम पेपर आपका बना रहे होते हैं, जिन कंट्रीज के हमने कैपिटल देने होते हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, वो आपकी ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये जो बाल्टिक स्टेट स्पेसिफिकली, और कुछ लीस्ट डेवलप अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनका कैपिटल पूछा जा रहा होता है। ये जो आपके सामने इस टाइम नाम लिखे हैं ना, 50 to 60% कैपिटल इन्हीं के पूछे जाएंगे। इसके बाद सेकंड पार्ट आ जाता है जो आपका, बेटा स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर, हो रही है। ठीक है, तो सेकंड पार्ट जो आ जाता है वो मेरे बच्चों आपका आ जाता है जो इसके साथ अफ्रीकन कंट्रीज है। तो हमारा यहाँ पे क्या काम है कि एज योर मेंटोर वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर यू, एंड वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई इन दिस वे दैट वी आर गोइंग टू शिफ्ट द पैराडाइम टुवर्ड अ फोकस्ड अप्रोच। फोकस्ड अप्रोच के साथ जब आप तैयारी करेंगे, आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए जाएंगे इन अ स्टोरी वे, आपकी जो सी चीजें दिमाग में उतारी जाएंगी विद 3 tier अप्रोच। आप यहाँ पे सुनेंगे भी, आप यहाँ पे पढ़ेंगे भी, और उसके बाद उनके आपके टेस्ट भी होंगे। अगर आप अपना टाइम टेबल उठा के देखें, जो हमने आपको टाइम टेबल दिया है, आपके वीकली टेस्ट हमने रखे, आपका हर वीक जो है वो एक दिन ऑफ होता है और एक दिन टेस्ट भी होता है साथ। ठीक है, शायद ये आपके इस टाइम टेबल में कोई मेंशन है या नहीं, ये देखें, बिल्कुल आपका यहाँ भी वीकली टेस्ट मेंशन। ठीक है, तो हमने आपको इस पैटर्न के तहत जब ग्रिल करना है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह अजीज, इन दिस ड्यूरेशन ऑफ 2 months मोस्ट ऑफ यू विल बी वेल एलिजिबल फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब। तो यहाँ पे करना आपने क्या है कि जो चीजें आपको करवाई जा रही है उनको साथ साथ कवर करना है, ये असल काम है। अगर आप उन्हें साथ साथ कवर नहीं कर रहे तो फिर ऑब्वियसली जिस तरह की मर्जी गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है उसका आपको फायदा नहीं है। ठीक है, तो ट्रूली स्पीकिंग आप लोगों को सिर्फ एक चीज करनी है, जिस तरह हमने आपको डेली आपके ऊपर मेहनत करनी है, आपको रिफाइन वे में लेके चलना है, आप लोगों ने मेरे बच्चों उसी तरह चीजों को साथ साथ कवर करना है। जब आप चीजों को साथ साथ कवर करेंगे, ऑब्वियसली
उसका फिर आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। आइज जॉन से, आइज ने अपना स्टडी प्लान मेरे से शेयर किया था। आइज अगर आप कर सकते हैं तो चैट बॉक्स में अपना स्टडी प्लान जरा नहीं भेजें। अब आइज ने माशाल्लाह बहुत ही जल्दी, बहुत कम टाइम में रिजल्ट ओरिएंटेड वे में जौन सा चीजों को अचीव करना शुरू करते हैं। बेटा स्क्रीन शो हो रही है आपको? जी सर, विजिबल है स्क्रीन। ये बात, स्क्रीन को मूव करें बेटा, मैं दोबारा ठहरे यहाँ से करता हूँ आपसे। ये देखें, ठीक है, मूव हो रही स्क्रीन। अच्छा, इसमें जो FIA के लिए सबसे मुश्किल काम आता है, जो स्टूडेंट्स को बहुत जैसे डर लगता है, क्योंकि जिनका लॉ का बैकग्राउंड नहीं होता, वो होता है FIA एक्ट का। अब FIA एक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट जो आपके 10 क्वेश्चन आए थे, वो हमारी एक ही पोर्शन से जो FIA एक्ट का था वहां से आए थे। ये देखिए, एक शॉर्ट सी फाइल है, हमने उसमें चीजों को बड़ा आसान बनाया है। इसमें फिर सारे हमने MCQs को गैदर किया आपके लिए, और इन्हीं MCQs में से 6 पेजेस में से 10 सवाल एक पेपर में आना छोटी बात नहीं होती मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपसे क्या रिक्वायर्ड है कि जो आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है, जो चीजें आपको साथ साथ प्रोवाइड की जा रही हैं, उनको फुलफिल करना है आपने, उनको आपने ट्रूली जो है वो मैनेज वे में लेके चलना है। इतना आप अगर कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका सारा निजाम सीधा होता जाएगा। बेटा डेली टेस्ट मुदस्सर बड़ी अच्छी ऑप्शन है। मैं तो अपने सब्जेक्ट का डेली टेस्ट लेता हूँ, जैन भी लेते हैं। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो आपकी क्लास है उससे पहले कुछ आपके लास्ट क्लास की चीजें आपसे पूछते हैं, ठीक है। और जब ऑब्वियसली आपको पता है कि सर ने हमसे क्वेश्चन पूछने हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो आपका एक टेस्ट वे में आप उसे प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक रिटन टेस्ट है, देखिए वर्बल टेस्ट और है, रिटन टेस्ट और है। एक फॉर्मली रिटन टेस्ट जो है वो भी आपका लाजमन हुआ करेगा वंस इन अ वीक, ठीक है। ये हो सकता है हम लास्ट पे जाके ट्वाइस इन अ वीक भी कर दें, जो उस टाइम की डिमांड हुई, जो उस टाइम की जरूरत हुई, उसके मुताबिक हम इसको इंशाल्लाह लेके चलेंगे। और कोई सवाल किसी का, बच्चों कुछ और देखना चाहो, कुछ समझना चाहो? जैन बस हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जैन बस बेसिकली ट्रैवलिंग फ्रॉम इस्लामाबाद। तो ये बस 2-4 मिनट में आपके साथ यहाँ पे मौजूद होंगे। ये सारे नोट्स आपको मैंने दिखा दिए, ठीक है। पास पेपर भी आपको दिखाते हैं, लास्ट जो आंसर था ये देखें, FIA के बल्कि दिखाते हैं आपको। वैसे जो पेपर चल रहे होते हैं ये देखें। अब इस पेपर को देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है आपने, ठीक है। अगर आप उन स्टूडेंट से पूछें, हमारे और भी बैच के स्टूडेंट आ चुके हैं जिनकी आपके साथ क्लास है, ठीक है, जिनमें से कुछ नाम यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं, फजीला, हुमैरा, मुदस्सर। मुदस्सर भी हमारे 1 महीना पुराने स्टूडेंट हैं, यहाँ आपसे पहले आ चुके हैं। मुदस्सर की क्लासेस अभी भी चल रही हैं। बेटा जरा अपना एक्सपीरियंस मेंशन करें, जो चीज़ें पढ़ी हैं किस तरह चीज़ें आपके लिए सिंप्लीफाई हुई हैं और कैसा पाया विजन को। हुमैरा, मुदस्सर, फजीला, कोई मेंशन कर दे। जैन भी हमारे साथ आ चुके। मुदस्सर, हुमैरा, आप लोग अपना रिव्यूज इधर नीचे जौन सा है ना चैट बॉक्स में लिख के मेंशन कर देना। तो जैन हमारे साथ मौजूद हैं जी। जी अस्सलाम और वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी ठीक है। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं जैन साहब? मैं ठीक ठाक सर, आपको अल्लाह इंट्रोडक्शन मैं करवा चुका हूँ, बहुत शुक्रिया सर। ठीक है। तो नाउ ओवर टू यू। आज हमारे साथ क्लास के तो स्टूडेंट हैं ही हैं, साथ ट्रायल क्लास वाले लोग भी मौजूद हैं। अच्छा, तो अब ठीक है कमांड सर, आपके हवाले, आप फॉर्मली जौन सा है इस महाज को संभालें, बहुत शुक्रिया सर, ठीक है। थैंक यू सो तो मैं मच। आपको होस्ट कर रहा हूँ, अपनी स्क्रीन आप शेयर कर लीजिएगा फिर, जी ठीक है। ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, इंशाल्लाह सी यू इन योर नेक्स्ट फॉर्मल क्लास। और ये अब जैन साहब को हम यहाँ से करते हैं होस्ट, ताकि वो अपना जौन सा है शेयर कर सकें जो स्क्रीन उन्होंने करनी है। जी जैन साहब, ओवर टू यू नाउ। ओके सर। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? एम आई लाउड एंड क्लियर? जी सर, आवाज क्लियर है। यस सर। ओके, अच्छा जी, सर ने माशाल्लाह आपको काफी अच्छी बातें बताई हैं, और आई होप कि मेरे से ज्यादा ही बताया होगा, बिकॉज ही इज हिमसेल्फ वेरी टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सनैलिटी, इंस्पायरिंग इन ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेज, whether you take his guidance in the spiritual realm or in this material world. तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग जो इकट्ठे हुए हैं इधर, ठीक है, नाउ देयर इज सर्टेन एक्सपेक्टेशन
in your hearts, because I can understand, मैं भी कुछ साल पहले आप ही की स्टेज से गुजरा हूँ, but alhamdulillah, God has granted me an employment. तो मैं ही अंडरस्टैंड करता हूँ कि जो स्टूडेंट एक अच्छी नीयत से जो आता है इस आप कह लें इस रेस में जब आता है वो कि यार CSS हो जाए, PMS हो जाए, मुझे कहीं पे कोई सरकारी नौकरी मिल जाए, कोई पक्की नौकरी मिल जाए, तो बिलीव मी, अब मैं जस्ट शॉर्ट आपसे बात करूंगा, फिर हम लेक्चर की तरफ जाते हैं, कि उससे कभी अल्लाह ताला की जात ने मायूस नहीं किया। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने 10-10 साल CSS की तैयारी की है, नहीं हो सका, 10-10 साल PMS की तैयारी की है, नहीं हो सका, ठीक है। लेकिन मैंने कोई ऐसा बंदा नहीं देखा कि जो इस रेस में आया हो और वो खाली हाथ वापस गया। तो रेस्ट अश्योर्ड दैट इफ यू हैव एंटर्ड इनटू दिस इन दिस बैटलफील्ड, तो यू विल डेफिनेटली गेन समथिंग। तो यहाँ पे देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। अच्छा, दूसरा जिस तरह सर ने आपको बताया कि यहाँ पे स्ट्रेटजी ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज हम बड़े देखते हैं बड़े लाइक स्टूडेंट्स और बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स वो रह जाते हैं। तो जब मैंने इसका एनालिसिस किया सर के साथ बैठ के, तो हमने ये देखा कि उसमें जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं बेसिकली उनकी, और वो जो लड़का कर जाता है या लड़की जो कर जाती है, उसमें कोई इंटेलिजेंस का फर्क नहीं होता, उसमें कोई IQ का फर्क नहीं होता, बेसिकली स्ट्रेटजी जो है दोनों की मुख्तलिफ होती है। तो हमारा भी बेसिकली टास्क यही है, माई टास्क एज योर, लुक आई एम नॉट योर टीचर, टीचर तो बहुत बड़ा मुकाम है, आई एम जस्ट अ फैसिलिटेटर, ठीक है, आई एम जस्ट अ हेल्पर, ताकि आप अपने फ्यूचर जो है वो बनाना चाहते हैं, आई एम जस्ट हियर टू प्रोवाइड यू विद द राइट टूल्स। तो चलें जी, अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। काफी इंस्पिरेशनल बातें होगी। लेट मी ओपन द स्लाइड्स। अच्छा, मुझे जस्ट एक आइडिया दे दें, हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर द डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ FIA? जी सर, मैंने अपीयर होना है। आपने अपीयर होना है? जी। कौन कौन है? और ताकि मुझे एक जस्ट आइडिया मिल जाए ना, मैं अपने लेक्चर को उसके मुताबिक मैं उसको एडजस्ट कर सकूं। सर अभी वाला डिस्क्रिप्टिव की आप बात कर रहे हैं या जो अभी नेक्स्ट आनी है उनकी? नेक्स्ट भी चले, मतलब who is interested in going to appear for FIA exam basically? सर मेरा भी उसमें प्लान है AD के लिए। जी जी, ठीक है ठीक है, यानी कि टोटल 2 लोग हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, उसमें जो वन पेपर है ना, वन पेपर इज द सेम फॉर ऑलमोस्ट ऑल द जॉब्स, इवन इफ यू टेक PPSC और FPSC, तो वन पेपर ऑलमोस्ट सेम होता है। FPSC में थोड़ी सी मुख्तलिफ चीजें हैं, और जो PPSC है वो थोड़ा सा डिफरेंट, उसका मतलब उसकी अप्रोच जरा डिफरेंट है। अदरवाइज स्ट्रक्चर वाइज बोथ आर द सेम इफ यू टेक वन पेपर ऑफ FPSC एंड PPSC। समटाइम्स अब तो उन्होंने करना शुरू कर दिया है कि जो PPSC के जो इम्तिहान है उन्होंने वो पेपर क्लब करना शुरू कर दिया, यानी कि एक ही पेपर से वो डिटरमिन कर लेंगे आपकी मल्टीपल सीट्स के लिए एलिजिबिलिटी। स्लाइड्स खुल गई हैं, मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जी, स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर, आप विजिबल है। यस सर। अच्छा स्टूडेंट्स, जो बेसिकली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं या जिन्होंने मुझसे गाइडेंस ली है, तो मैं अपने लेक्चर को मैं ऐसे करता होता हूँ कि आपको एक तो आपको रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी, बाकी आपको कोई सच कोई रट्टा मारने की या नोट्स उस तरह से बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने डिलिबरेटली इस लेक्चर में मैंने पिक्चर स्लाइड्स, क्योंकि देखें इंसान की जो पिक्टोरियल मेमोरी है ना, वो ज्यादा बंदा आसानी से रिकॉल कर सकता है। और पेपर में भी मुझे पता है कि असल देखें उस चीज का फायदा है जो कि पेपर में आप रिप्रोड्यूस कर पाए। आप ढेरों किताबें पढ़ लें, अब ये जिस तरह पाकिस्तान अफेयर्स है,
इसमें मुझसे स्टूडेंट्स पूछते हैं जी सर हमें कोई बुक गाइड करें, एक तो हमारी अपनी हम विजन के नोट्स बनाते हैं, वो पूछते हैं नहीं सर हमें कोई और भी करें अगर हमने मजीद इसको देखना है, तो मैं उनको कह देता हूँ कि जी आप के देख लें, फलां देख लें। तो बेसिकली आप किताबें तो पढ़ लेते हैं, चीजें तो आप गो थ्रू कर लेते हैं, मगर पेपर में बैठ के जो आप रिकॉल कर पाए, आप समझे आपने पढ़ी ही वो चीज है, ठीक है। तो पेपर में बैठ के मुझे पता है कि जब आपके पास स्ट्रेस भी होता है, साथ वाला बंदा बैठा आंसर लगा रहा है, ठीक है, टाइम कम हो रहा है और आपको पता है यार ये तो मेरे पेपर का आखिरी चांस है, मैं ऑलरेडी 2 दफा सीट से हो चुका हूँ, मतलब एक साइकोलॉजिकल जब प्रेशर होता है ना, तो इंसान जो रिकॉलिंग पावर है वो बहुत गिर जाती है वहां पे। तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि पिक्टोरियल मेमोरी वाले जो लोग हैं ना वो चीजों को ज्यादा बेहतर रिकॉल कर पाते हैं, और अगर जवाब ना भी सही वो उसको हिट करे, तो मिलता जुलता वो जवाब वो जरूर उसको मतलब वो जो है ना सर्च कर लेते हैं। तो इसलिए आई हैव इंक्लूडेड मैप्स। और आप सिर्फ ये ना समझें कि ये एक सिर्फ पेपर की तैयारी है, बिकॉज जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो रेस्ट अश्योर्ड कि इंटरव्यू में भी आपसे सिमिलर चीजें पूछी जाएंगी। इसलिए मैंने मैप्स इंक्लूड किए हैं, ठीक है, मैंने जो है वो इंटरैक्टिव डायग्राम्स वगैरह इस तरह की चीजें, ताकि आपकी जो है ना एक आपका कॉन्सेप्ट बेसिकली बन जाए। जब आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा, आपको आपने एक दफा पढ़ना है उसे, फिर बाद में उसकी रिवीजन है, ठीक हो गया। और यही चीजें मतलब आई हैव गॉन थ्रू ऑल दीज बुक्स, आई हैव डन ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स, किताबें भी पढ़ी हैं, स्ट्रेटजीज भी देखी, सारा कुछ। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि द ओनली थिंग दैट कैन बेनिफिट यू इज वट एवर यू आर एबल टू रिकॉल इन द पेपर। अच्छा, अब आप में से मोस्टली जिस तरह पीपीएससी, एफपीएससी और समटाइम्स ये आप बताया मुझे एफआईए का अपीयर जो हो रहे हैं, तो उसमें मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, पाकिस्तान अफेयर्स के आगे और एवरीडे साइंस के आगे, इस तरह से जो है ना मिक्स क्वेश्चन वो देते हैं। क्वेश्चंस की एक्सक्यूज मी, क्वेश्चन की जो नेचर है, जहां तक पाकिस्तान अफेयर्स आपका कंसर्न है, स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर वो कहां से कहां तक पूछते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में। तो देखें, इसका कोई एज सच कोई टाइमलाइन नहीं है कि जी इस एरिया से पूछेगा, इससे नहीं पूछेगा। इट इज ऑल बेस्ड ऑन गेस वर्क, इट इज ऑल बेस्ड ऑन बेसिकली वट एवर दे आर आस्किंग फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, हम वही आपको उसमें गाइड कर सकते हैं कि वही चीजें मिलती जुलती पूछी जाएंगी। अब पाकिस्तान अफेयर्स में ऑब्जर्व ये किया गया है कि जो पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये आपके लेटेस्ट हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान तक जाते हैं। अब ये बहुत सारा एक पीरियड बन जाता है, मतलब इट बिकम्स यू नो अ ह्यूज टोटल, यू कैन से कि बहुत ज्यादा कंटेंट बन जाता है। अब इसको डिसॉल्व कैसे करना है, इसको एब्जॉर्ब कैसे करना है, इसको अंडरस्टैंड करके वहां पे जो है कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ लें तो उसका राइट आंसर कैसे करना है, तो ये हम देख इसको जो है आगे देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, पाकिस्तान अफेयर पढ़ने से पहले इट इज इम्पोर्टेंट दैट यू बेसिकली यू आर एबल टू नो द जियोग्राफिकल मैप ऑफ पाकिस्तान। समटाइम्स आपने देखा होगा, आप में से जिन्होंने इंटरव्यू दिया है पीपीएससी एफपीएससी का, कि जब आप इंटरव्यू हॉल में जाते हैं तो एक कॉपी पेंसिल आपके सामने पड़ा होता है। अब उसका क्या मकसद होता है, अब मोस्टली लोगों से नहीं पूछते, लेकिन समटाइम्स दे डू आस्क कि आप जो बता रहे हैं जरा ड्रॉ कर दें, आप जो बता रहे हैं जरा लिख दें हमें। तो वो एक आप समझ लें कि एक छोटा सा एक रिटन पोर्शन है आपके वर्बल इंटरव्यू का, वाइवा का, ठीक है। तो इस वजह से मैप से वाकफियत होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक मुझे बता रहे थे कि ज्योग्राफी की एक मिस थी, तो वो लेक्चरर का एग्जाम दे रही है, तो उनसे पूछा जी पाकिस्तान का नक्शा बना दो, तो शी वाज नॉट एबल टू मेक दैट मैप। तो यहाँ तक आप देख लें कि लोगों की जो है मैप के साथ फेमिलियरिटी नहीं होती। अच्छा, ये बेसिक मैप है, ये आप लोगों सारों ने देखा होगा अपने स्कूल डेज में, अपने जनरली हम इस नक्शे को देखते हैं। एक तो आपको नेबर्स पता होने चाहिए हमारे कौन से हैं, ठीक है, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। यू ऑल नो कि हमारे ईस्टर्न पे इंडिया है, वेस्टर्न पे अफगानिस्तान, बड़े बेसिक क्वेश्चन है, ये भी आपसे शायद ना पूछे। दूसरा, आपने क्या करना है, आपने जो हमारा मैप है वहां से आपने जज करना है कि हमारी बॉर्डर्स कौन कौन सी हैं बेसिकली, ठीक है। अब चंद बॉर्डर्स हैं और ये एमसीक्यू में पूछा गया। अच्छा, वेयर इज द ड्यूरेंट लाइन, ठीक है, एनीवन, ड्यूरेंट लाइन किधर है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है,
ये हमारी ड्यूरेंट, और इसको हम पोरस बॉर्डर भी कहते हैं। ऑलराइट। अच्छा, इसकी लेंथ तकरीबन जो है, अब मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, लेकिन इट इज अराउंड 2200 किलोमीटर अराउंड। ये आप एग्जैक्ट चेक कर लीजिएगा ना कि एग्जैक्ट इसकी लेंथ कितनी है। अच्छा, ये साथ हमारी आ गई ईरान, पाक ईरान बॉर्डर। इसकी लेंथ कितनी है ऑलमोस्ट? इसकी अराउंड 900 5, किलोमीटर के करीब तकरीबन। अराउंड कोई सर 890 कुछ किलोमीटर है। जी हाँ, 890 तकरीबन जो है ना 900 किलोमीटर। मैंने इसलिए कहा है कि पेपर में देखें फ्लक्चुएशन थोड़ी सी आ सकती है, वो 10 किलोमीटर ऊपर दे दे नीचे दे दे, कोई ऐसा मसला नहीं। अच्छा, फिर ये हमारी मैरीटाइम बॉर्डर आ गई। ठीक है, ये हमारी मैरीटाइम बॉर्डर, दिस इज अराउंड 1046 किलोमीटर। ठीक है, ये मकान कोस्टल रेंज आ गई, ये सारी, ये तकरीबन 700 है, और बाकी ये रिमेनिंग जो है वो सिंध कोस्ट आ गया। अच्छा, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ, वेयर इज द रेड क्लिफ लाइन? रेड क्लिफ। Now these are all the questions that have been asked, जो मैं आपको एक लेक्चर की फॉर्म में आपको रिवाइज करवा। रेड क्लिफ लाइन किधर है? Border between India and Pakistan. इंडिया एंड पाकिस्तान, एग्जैक्टली, बॉर्डर बिटवीन, और सबसे हमारी जो लॉन्ग बॉर्डर है, ठीक है जी, इट इज द रेड क्लिफ लाइन। India and अच्छा, Pakistan. बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब एक बॉर्डर वो पूछ लेता है कि जी सर क्रीक किधर है? तो सर क्रीक ये छोटा सा आप देख रहे हैं पोर्शन, अगर आप मैप इसको, नहीं यहाँ पे क्लियर आ रहा है कि नहीं, लेकिन अगर आप इसको नेट पे देखेंगे ना, इसको गूगल करके, तो ये हमारी छोटा सा एक आप कह लें कि वाटर बॉडी है छोटी सी। यहाँ पे ये जो बॉर्डर है इसको सर क्रीक लाइन भी कहते हैं, पाक चीन बॉर्डर। ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं पाक चीन बॉर्डर, ये हमारी आ गई नॉर्दर्न बॉर्डर जो है विद चाइना। इसकी लेंथ है तकरीबन कुछ किताबों में 599 लिखा हुआ है, लेकिन मेजरमेंट्स एग्जैक्ट नहीं होती, जाहिर है इतनी लंबी एक लेंथ है तो उसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस आ जाता है। तो आपने जनरल आइडिया रखना है कि यार 599 किलोमीटर, यानी कि सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर हमारी यही है विद चाइना। ठीक है। अच्छा, एक हमारी आ जाती है लाइन ऑफ कंट्रोल, ये यहां से शुरू होती है आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल। ओके, ये LOC। अच्छा, समटाइम्स ही आस्क्स कि वर्किंग बाउंड्री किधर है, वर्किंग बॉर्डर। ठीक है, ये आपकी आ जाती है एक तरफ इंडिया का डिस्प्यूटेड टेरिटरी और एक तरफ पाकिस्तान की इंटरनेशनल टेरिटरी। ठीक है, ये ओके, वर्किंग बाउंड्री। ये तो जनरल थी आपकी मैप के साथ फेमिलियरिटी की, आपको एक जनरल आइडिया हो। अच्छा, अब आपने जो बॉर्डर की लेंथ है ना, ये आपने जेन में रख लेनी। मैंने आपको जस्ट आइडिया जो है वो दे दिया था कि इसकी लेंथ इतनी है, इसकी इतनी है। वो पेपर में पूछता है मकरान, ये कोस्टल बॉर्डर पूछ लेता है, चाइना की पूछ लेता है, ईरान की पूछ लेता है, ड्यूरेंट लाइन पहले पूछता था, अब जरा कम हो गया, क्योंकि देखें जो सवाल ज्यादा मशहूर हो जाए ना, वो भी आप उसको भी ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि उससे भी पता है कि यार ये बहुत दफा पूछा गया है, ये पूरे पाकिस्तान को इसका जवाब पता है, तो वो फिर लेस पॉपुलर क्वेश्चंस की तरफ आता है। अब देखें ना, उसने कोई ऐसा सवाल तो नहीं पूछना कि जो सारे ही उसको ठीक करके आ जाए, तो ही विल ऑलवेज गिव सम क्वेश्चंस के जो कुछ लोग ना अटेम्प्ट कर पाए, थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल उसको रखने के लिए। उसके बाद अब ऑल्दो ये आपकी ज्योग्राफी की क्लास नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अफेयर्स के लिए मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपको जनरली पता हो। अब इसकी तैयारी के लिए जो है ना, पाकिस्तान के मेन फीचर्स जो हैं, समटाइम्स वो जो पूछ लेता है जो मेन फीचर्स हैं, उसके लिए ये मैप काफी है। वो नोट्स या वन लाइनर्स जो हैं वो भी अगर आपके पास है उसको भी देख लें, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका जो है मैं समझता हूँ कि ये मैप है। मैंने तो अपनी जो मेरी तैयारी है, मैंने उसके दौरान नक्शा अपने कमरे में लगा लिया था, तो मैं उसको बार बार देख लेता था कि यार चलते फिरते चाय पीते हुए कि यार इसमें ये फीचर्स मुझे नजर आ रहे। अच्छा, मेन फीचर्स क्या है? एक तो इंडस रिवर जो है ना, पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर देता है। दिस इज द इंडस रिवर, ओके, दरिया सिंध जिसे हम कहते हैं। फिर हमारी डेजर्ट्स हैं, चोलिस्तान डेजर्ट, ठीक है, जो बेसिकली इंडिया में जब जाती है ये, तो ये बन जाती है राजस्थान डेजर्ट। ठीक है, फिर ये ऊपर आपकी नॉर्थ में आ गई आपकी इन पंजाब थल डेजर्ट। ठीक है, फिर ये आपका माउंटेनियस एरियाज है, करान डेजर्ट,
सियाहन रेंज, मकरान कोस्टल रेंज, सेंट्रल ब्रोही रेंज, सुलेमान रेंज, ठीक है, कीर्थर रेंज इन सिंध। ये मेन फीचर्स हैं, ये भी आपने अपने ज़हन में रखने। और आई थिंक ये मैप भी जो है काफी, यहाँ से भी आपको कई चीजें, मॉन्यूमेंट्स ही पता लग रहे हैं। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये आपने ये देख रहे हैं, आपको क्या नजर आ रहा है? दिस इज कॉल्ड मंजो दड़ो। यहाँ से आपके प्रॉपर पाकिस्तान अफेयर्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। अच्छा, व्हाट इज बेसिकली मंजो दड़ो, एंड इसका सवाल किस तरह से जो है पेपर में आता है? बेसिकली जहां जहां दुनिया में आप समझ लें कि एंशिएंट हिस्ट्री में जहां जहां ग्रेट रिवर्स थे, वहां पे बेसिकली सिविलाइजेशंस उन्होंने थ्राइव किए। आप इजिप्ट में चले जाएं। अब मैं स्टूडेंट्स एक एक जो चीज बोलूंगा ना, तो मोस्ट ऑफ इट विल बी क्वेश्चंस। जिस तरह उसने पेपर में पूछा हुआ है कि डैश इज द गिफ्ट ऑफ द नाइल, डैश इज द गिफ्ट ऑफ द नाइल। तो अब ये देख रहे हैं, ये दरियाए नील है। ये आप समझ लें कि सैटेलाइट पिक्चर है, और इसमें ये जो आपको ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं, दीज आर द मेन रिवर्स, दीज आर द रिवर्स। अब इन रिवर्स के आसपास जो है, क्योंकि दरिया जो है एक जिंदगी की एक लहर होती है, वहां उसके आसपास एक शहर आबाद होते हैं, टाउन्स होते हैं, बिकॉज वाटर इज एन एसेंशियल नीड। तो wherever you see in the past around the great rivers there was civilization. Civilization means के group of towns, उनका कल्चर था, उनकी इकोनॉमी थी, ठीक है, एक सिविलाइजेशन के तौर पे वहां पे जो है वो आबादी थी। दरिया नील को आप देख लें, हम पढ़ते हैं फेरोज के बारे में, ठीक है, कि उनके पिरामिड्स उन्होंने बनाए, उनकी इकोनॉमी थी, एंड देयर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, देयर कल्चर, आर्ट्स एंड ऑल दैट। इट वाज ऑल, यू नो, इजिप्ट वाज बेसिकली द गिफ्ट ऑफ द नाइल, कि नाइल की वजह से वहां पे सारी वेल्थ आई। तो दिस इज द रिवर नाइल, ठीक है। अच्छा, ये जो दो रिवर हैं, रिवर टाइग्रिस एंड रिवर यूफ्रेटिस, रिवर टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस, ये जो है ये कहां पे? मॉडर्न डे इराक में, modern day Iraq. And if you see, this region was known as Mesopotamia. Sometime he asks the question in paper, what is the old name of Iraq? It is Mesopotamia. Okay. Achha, and the same was the case in China. You see the river Huanghu and the Yellow River. They were basically responsible for the development of the Chinese civilization. ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन। अब हम एशिया की तरफ आ जाते हैं। ये एशिया के देख रहे हैं आप कि, और आप देखेंगे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी कितनी लिंक्ड है। मतलब अगर आपको जो एक इलाके की अगर ज्योग्राफिकल सेंस है, तो आप उसकी हिस्ट्री भी डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, नाउ इफ यू सी ऑल दीज ग्रेट रिवर्स, ये ऐसे लग रहा है जिस तरह एक पॉइंट से निकल रहे हैं इस इलाके से। मतलब अगर आप थोड़ा सा इससे गौर करें ना, तो ये दरियाए सिंध है, ठीक है, ये दरियाए सिंध, ये इस रीजन से ऐसे ये ऐसे लग रहा है कि यहाँ से एमिनेट कर रहा है। येलो रिवर लग रहा है कि यहाँ से कर रहा है। ये इंडिया का ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, सॉरी, दरिया गंगा, ब्रह्मपुत्रा यहाँ से। तो ये सारे एक पॉइंट से कर रहे हैं। एंड दिस फेमस पॉइंट इज द तिब्बत प्लेटू, तिब्बत प्लेटू, ठीक है। हमारा दरिया सिंध जो है ये कहाँ से एमिनेट करता है? लेक मनोसर से। जो इंडस रिवर है, इट बेसिकली ओरिजिनेट्स फ्रॉम लेक मनोसर इन तिब्बत, इस इलाके से। अच्छा, अब दरियाए सिंध जब ये पाकिस्तान में फ्लो करता है, और कई अरसे से, मतलब कई जो है वो 1000 सालों से कर रहा है, तो इसने भी यहाँ पे एक सिविलाइजेशन के ट्रेस छोड़े, और उस सिविलाइजेशन को हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। दिस इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब आप देख रहे हैं ना कि रिवर्स जो है इंडिया पाकिस्तान के, वो किस पॉइंट से कर रहे हैं? दिस इज द तिब्बत प्लेटू, जो कि हिमालयस जो हैं उनके बैक से मतलब इस रीजन से कर रहा है। तो सोर्स इनकी सेम है, लेकिन ये डाइवर्ज कर जाते हैं यहाँ से। तो दिस इंडस रिवर, दरिया सिंध, नोन एज इन उर्दू, दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब क्या था कि जी, ये जो दरिया सिंध है, जब जो प्लेन एरियाज हैं, प्लेन एरियाज में बेसिकली इस दरिया के आसपास प्रॉपर शहर थे। जिस तरह इन द रीजन ऑफ साहिवाल यू सी हड़प्पा, ठीक है, साहिवाल के आसपास हड़प्पा एक शहर हुआ करता था। इसी तरह मोहनजोदड़ो आपने सुना होगा, लाड़काना के पास, ठीक है, सिंध जो है सिंध में। तो
बेसिकली ये जो इलाके थे ये अपने जमाने के, आप समझ लें, न्यूयॉर्क और पेरिस थे, ठीक है। क्योंकि जो when they were discovered in 1921 and 1922, जब अंग्रेज यहाँ से रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो दे ऑब्जर्व्ड कि यार यहाँ के इलाके की जो ज्योग्राफी है थोड़ी सी डिफरेंट है। तो बेसिकली दे स्टार्ट टू एक्सकवेट एंड दे डिस्कवर्ड कि देयर वाज अ टाउन दैट एग्जिस्टेड बट नॉट एनीमोर नाउ। तो इस तरह से आप मोहनजोदाड़ो को देखते हैं अपने जमाने में। आप इमेजिन कर लें, और अगर आप में से किसी ने मूवी देखी हो मोहनजोदाड़ो ऋतिक रोशन की, तो बेसिकली उसमें भी उन्होंने यही टाउन दिखाया है, मोहनजोदाड़ो, ठीक है। और उसकी इकोनॉमी में आप उसकी इकोनॉमी देख सकते हैं, उसका आर्ट्स एंड कल्चर, सिविलाइजेशन। तो इस तरह के कई शहर थे। मेसोपोटामिया में यूसी, अच्छा एक शहर है जिसका जिक्र कुरान पाक में भी है, वेरी फेमस सिटी, और पीपीएससी में वो ये पूछता है कि हैंगिंग गार्डन्स किधर है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, हैंगिंग गार्डन, द सिटी ऑफ बेबीलोन, बाबुल का शहर, ठीक है। तो जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि मेसोपोटामिया का मैंने आपको बताया है, ठीक है, यहाँ पे एक ग्रेट सिटी was around this river, so same was the case with river Indus। अच्छा, एक तो आपने डेट नोट कर लेनी है कि ये कब, और ये कब डिस्कवर हुए। 1921 में मैंने आपको बताया हड़प्पा, 1922 में मोहनजोदाड़ो। बेशक आप लिख लें, छोटे छोटे लेक्चर नोट्स बना लें, देयर इज नो इशू। लेकिन ये हम किस दौर की बात कर रहे हैं? 3000 टू 2000 बीसी। बीसी का आई होप आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि बिफोर क्राइस्ट। नाउ एनी ग्रेट इवेंट बेसिकली इट स्प्लिट्स द कैलेंडर इनटू टू पार्ट्स। यानी कि आप अगर अपना कैलेंडर बनाना चाहें बिफोर कोरोना, आफ्टर कोरोना, ठीक है ना, आपका अपना कैलेंडर बन गया। इसी तरह ही क्रिश्चियंस का जो कैलेंडर है, इट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, बिफोर क्राइस्ट एंड आफ्टर क्राइस्ट। सो दे से कि बिफोर क्राइस्ट की जो डेट्स हैं वो बीसी में चली जाएंगी, आफ्टर यू नो आफ्टर क्राइस्ट वो फिर हम एडी में वगैरह में कर देंगे। Now this era is 3000 to 2000 BC, यानी कि हजरत ईसा अलैहि सलाम की पैदाइश से तकरीबन 3000-2000 साल पहले। ठीक है। अच्छा, पेपर में वो एक तो ये चीजें पूछ लेता है, दूसरा वो ये पूछता है कि जी मोहनजोदाड़ो रिवर इंडस के ईस्टर्न बैंक पे है या वेस्टर्न बैंक पे है। अब ये आप देख के भी बता सकते हैं, एफपीएससी का सवाल है। मोहनजोदाड़ो रिवर इंडस के कौन से बैंक पे है? इट इज ऑन द वेस्टर्न बैंक, ठीक है, वेस्टर्न बैंक। और मोहनजोदाड़ो का मतलब किसी को पता है क्या है? Again a question of PPSC. Mound of Dead। Mound of the Dead, ठीक है, मोहनजोदाड़ो। आई थिंक ये लोकल लैंग्वेज में उन्होंने कोई इसका भी नाम रखा होगा। और ये प्रेजेंट डे, हाँ जाहिर है, बिकॉज व्हेन दे डिस्कवर्ड दे फाउंड दैट देयर इज नो सोल लिविंग इन इट, तो उन्होंने कुछ तरह का नाम रख दिया। लेकिन जाहिर है ओरिजिनल नेम इनका कोई, क्योंकि नाम तो हमने अब रखी है ना, ओरिजिनल नेम इनका आई डोंट नो कितना होगा। अच्छा, ये एक और जो है शहर है यहाँ पे, जेरिको। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनहेबिटेड सिटी फाउंड इन प्रेजेंट डे इजराइल, जेरिको, ठीक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। और जिस शहर का जिक्र है होली कुरान में, वो है बेबीलोन, ठीक है, बाबुल का शहर के जी मैंने, अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि जी मैंने 2 फरिश्ते भेजे कि जी वहां जाके लोगों को, उन्हें मैजिक आता था, बट दे वर सेंट एज अ ट्रायल टू द पीपल एंड पीपल केम टू लर्न मैजिक फ्रॉम देम एंड द 2 एंजल्स देन वो वहां जाते हैं। और सारा इसका जिक्र है कुरान पाक में ना। अच्छा, नाउ सवाल ये उठता है कि जी व्हाट हैपेंड विद दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये कहाँ गए शहर, और ये किस तरह बेसिकली तबाह हुए। इसकी नंबर ऑफ थ्योरीज हैं। अगर आप किताब पढ़ेंगे फरोग नसीम बाजवा की, तो ही हैज सेड कि यार उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे, they basically depleted all the resources of the city and the city was consumed। एक थ्योरी पॉपुलर ये है कि देयर वाज आर्यन इन्वेजन। Aryan invasion. Now, who were the Aryans? Aryans, they were the, they were a very, you can say, Jangju kaum thi that basically came from Eastern, you can say, Europe. Eastern Europe के area से उसका origin था। Now,
if you see, Hitler used to talk about the superiority of the Aryan race, और उसका आपने वो देखा है हिटलर का जो निशान है स्वास्तिका, ठीक है। फिर इंडियन एक्सट्रीमिस्ट पार्टी वो जो क्रॉस का निशान है उनका एक बेसिकली जो प्लस का एक निशान को वो करते हैं, they associated with the Aryan race. Now the Aryans were basically a tribe from this Eastern Asia, Eastern Europe कह लें या वेस्टर्न एशिया कह लें, बट दिस इज द जो है ना, दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर दे बिलोंग। आर्यंस यहाँ पे आते हैं एंड दे बेसिकली अटैक द इनहैबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे उन्हें अटैक करके और उनको स्लेव बना लेते हैं। बट द ओरिजिनल पीपल over here now, इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि कायदे-ए-आज़म से जब कहा गया कि जी आप मुसलमान तो बाहर से आए हैं, तो आप लोगों का इधर क्या क्लेम है, आप लोग इधर क्यों बनाना चाहते हैं पाकिस्तान? तो उन्होंने कहा कि जी आप लोग इधर कौन सा, यहाँ पे आप लोग जो है वो पैदाइशी हुक्मरान है, आप लोग भी तो आर्यंस, बेसिकली वाज रेफरिंग टू द ब्राह्मण्स, कि आप लोग भी तो बाहर से आए हैं बाय वर्च्यू ऑफ कमिंग इनटू इंडिया एज अ वेव ऑफ कॉन्क्वेस्ट, जो आर्यंस जो आते हैं। So when the Aryans they arrived here, they were basically fair-skinned people, जंगजू टाइप थे। जब आर्यंस यहाँ पे आते हैं तो यहाँ के लोकल लोगों को वो स्लेव बना देते हैं और अपनी रेस की सुपीरियरिटी को मेंटेन रखने के लिए दे इंट्रोड्यूस दिस कास्ट सिस्टम। ओके, ये कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, अब पेपर में वो समटाइम्स कास्ट सिस्टम का पूछते थे, ऑल्दो नॉट फ्रीक्वेंटली, बट ऑब्वियसली यू हैव टू कवर ऑल द टॉपिक्स। कि कास्ट सिस्टम बेसिकली क्या है। अब आप लोगों ने इंडियन मूवीज देखी होंगी, उसमें ब्राह्मण्स, क्षत्रियास, वैश्य, शूद्र वगैरह ये सारी चीजें यू हैव कम अक्रॉस देम। कास्ट सिस्टम में ये था। अब कास्ट सिस्टम का बेसिक फायदा क्या होता है कि इंटर मैरिजेस नहीं आप कर सकते। नाउ व्हेन देयर इज नो इंटर मैरिज, द प्योरिटी ऑफ द ब्लड इज गारंटेड, और उसमें सोसाइटी जो है इट बेसिकली बिकम स्ट्रैटिफाइड, मीन्स के उसको तकसीम कर दिया जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में। एट द टॉप ऑफ द हायरार्की वाज द ब्राह्मण्स, दे वर द प्रीस्ट। क्षत्रियस आ जाते हैं, द वॉरियर क्लास, ठीक है, जंगजू। फिर उसके बाद वैश्यास आ जाते हैं, द मर्चेंट क्लास, द एलीट बिजनेसमैन। और सबसे नीचे आ जाते हैं लोकल नॉन आर्यन पॉपुलेशन, शूद्र, हु वर बेसिकली कॉल्ड एज द अनटचेबल्स। और आपने मूवीज में देखा होगा किसी के वो टच कर देते थे वो उसे फेंक देते थे। तो मतलब ये कास्ट सिस्टम का कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरियंस, ये ब्राह्मण्स जो है आर्यंस की इन्वेजन से ये कॉन्सेप्ट निकला है। इंडो पाक हिस्ट्री में आप अक्सर देखेंगे कि यार यहाँ पे इन्वेजन्स ही होती रही हैं। मतलब द एंटायर हिस्ट्री ऑफ दिस रीजन it can be basically summed up into one word के one sentence कि there has always been repeated invasions for the control of the land। यानी कि आर्यंस आए, as far as the recorded history is concerned, अब इससे पहले जो हुआ वो रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन आर्यंस आए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट हम देखते हैं कि while the Aryans they settled over here, और यहाँ पे वो इंडियनाइज हो गए, ठीक है। I call this word as this process as Indianization of the Aryans। यहाँ पे आए, यहाँ के कल्चर में अपने आप को उन्होंने absorb कर लिया, एक नया कल्चर यहाँ प्रोड्यूस हुआ। So they started to call themselves as the sons of India or the sons of the Indo-Pak subcontinent। लेकिन India was always one of the preferred location for most of the invaders, because the land of Indo-Pak subcontinent is लाइक गोल्ड। इसको पेपर में एक सवाल था कि गोल्डन स्पैरो किसे कहते हैं, वहां पे आपने इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को टिक कर देना है। एंड दिस वाज द ग्रीड दैट बेसिकली ड्रोव अलेक्जेंडर द ग्रेट। नाउ हु इज दिस गाय अलेक्जेंडर द ग्रेट? अलेक्जेंडर बेसिकली जो है, ही वाज द सन ऑफ किंग फिलिप ऑफ मैसेडोन। हम नक्शे में देखेंगे ना, मॉडर्न डे यूरोप का नक्शा, और ये मतलब आपको मैंने यहाँ पे यूरोप आ गया, ये टर्की आ गया, और ये मिडिल ईस्ट का मैप है। तो मॉडर्न डे मैसेडोनिया छोटी सी कंट्री है इधर, यहाँ पे नीचे ग्रीस है। किंग फिलिप हुआ करता था उस जमाने में, और ये हम किस दौर की बात कर रहे हैं? अब आप थोड़ा सा आगे आ जाएं। ये हम उस दौर की बात कर रहे हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 300 साढ़े 300 साल पहले।
यानी कि you can say this year is around 327. Now King Philip of Macedon का बेटा था Alexander. Now he was a born king, उसका बाप king था, तो he was a born king. Now he basically, when he came of age or when he became king in a very young age, so he had this ambition that he wanted to go to India and conquer the land of Indo-Pak subcontinent. तो ये उसकी बेसिकली जर्नी शो कर रहे हैं. अब ये सारी याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें से और बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप याद कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी द जियोग्राफिकल की टर्म्स. वो आपसे पूछ सकता है ब्लैक सी किधर है, टर्की के नॉर्थ पे, और ये एक छोटा सा क्राइमिया है, एंड दिस इज द स्ट्रेट ऑफ डार्डेनलिस. ठीक है. और बड़े नंबर ऑफ सिटीज आप गेस कर सकते हैं. पेपर में एक दफा उसने पूछा वेयर इज अलेक्जेंड्रिया, दिस इज इन इजिप्ट. नाउ इट इज द सेम एज के जिस तरह हम बेनजीराबाद शहर का नाम रख दिया बाय द नेम ऑफ द रूलर. सो वेयरएवर अलेक्जेंडर ही वेंट, ही स्टार्टेड टू नेम द सिटी बाय हिज नेम. तो ये उसकी सारी जर्नी है. ये बेसिकली आप इसको आपको आइडिया देने के लिए, लेकिन पेपर में उसकी जर्नी नहीं पूछी जाती. नाउ व्हाट इज आस्क्ड इन द पेपर इज, चलिए पहले ये देख लेते हैं कि ये टर्की है. ठीक है. टर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में है, कुछ और बाकी जो है वो एशिया में है. तो जो हिस्सा ये एशिया में उसको कहते हैं एशिया माइनर, जो यूरोप में उसे कहते हैं थ्रेस. ठीक है. अच्छा, अलेक्जेंडर इससे क्रॉस करके आता है और यहाँ से आप कह लें अफगानिस्तान, ईरान से अफगानिस्तान जाता है, अफगानिस्तान से खैबर पास क्रॉस करके फिर ये जो है आता है इधर रिवर जेलम के पास. Now river Jhelum के पास आता है. This is the scene at river Jhelum. Now what is happening? You can see the Greek soldiers fighting against the Indian war elephants. एक तरफ राजा पोरस है और एक तरफ अलेक्जेंडर है. अब ये एक आर्टिस्ट की डिपिक्शन है कि what would have been going on there at that time. And this year is 326 BC and the battle is the battle of Jhelum. पेपर में वो पूछता है कि जी जेलम का ग्रीक नाम क्या है. बंदा सोचता है कि शायद मुझे ग्रीक आनी चाहिए पीपीएससी के लिए. नो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इट इज आल्सो कॉल्ड एज द बैटल ऑफ हाइडेस्पिस. हाइडेस्पिस कहते हैं बेसिकली जेलम को ग्रीक लैंग्वेज में. बैटल ऑफ हाइडेस्पिस जो है वो आपने याद रख लेना. नाउ दिस बैटल टुक प्लेस इन 326 और बड़ा फेमस इंसिडेंट है कि व्हेन अलेक्जेंडर बेसिकली ही फॉट the Greek, the Indian general राजा पोरस. तो राजा पोरस को उसके सामने लेके आते हैं, तो वो राजा पोरस से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या सलूक करना चाहिए. राजा पोरस हालांकि वो डिफीटेड आर्मी का लीडर है, तो वो उसके सामने खड़ा होता है और कहता है जी वही सलूक करें जो एक बादशाह के साथ करते हैं. तो अलेक्जेंडर बड़ा इंप्रेस होता है, उसे उसकी सल्तनत वापस कर देता है और कहता है कि तुम मेरे जनरल हो और तुम्हें मैंने ये मतलब इलाका जो है आई हैव डिप्यूटेड यू दिस एरिया. एनीहाउ Alexander only wanted to conquer because he had a lust for conquering the land. तो ये conquer करके फिर आगे जाना चाहता है, लेकिन इसकी जो आर्मी है इसको मतलब फोर्स करती है कि you should retreat now. This is the as far as you could go. दरियाए सिंध से होकर इसका वापसी का रूट आप देख सकते हैं. Now when he was going back, he reached the city of Babylon, and जब city of Babylon, because his destination was Greece or Macedonia. बेबीलोन के शहर में ही बेसिकली डाइड, और बड़ा यंग होता है, ये कोई 30-32 साल का होता है. Now when Alexander went away, तो यहाँ पे जाहिर है उसके ग्रीक जनरल्स अपॉइंट कर जाते हैं. Now they started to revolt. ये अपनी एम्पायर खड़ी कर लेते हैं, अपने इलाके क्लेम करना शुरू कर देते हैं. Now there was one Indo-Pak subcontinent का एक नेटिव होता है. He was called as चंद्रगुप्ता मौर्य. वो क्या करता है? He wanted to throw the Greek rule. तो वो क्या करता है? Basically with the help of this person is Chankia. With the help of this person, he basically tries to regain control of the landmass of subcontinent, or he basically founds the Mauryan Empire, because his last name was Chandragupta Maurya. Mauryan Empire found करता है. अच्छा, और Mauryan Empire, it was the one of the first empire
द हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट कि जो पूरे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को एज अ यूनाइटेड रूल करती है। यानी कि पहले तो था ना, कुछ पॉकेट्स थी, पॉकेट्स ऑफ किंगडम के, कुछ इलाका किसी और बादशाह के अंडर था, कुछ किसी और के, इस तरह फ्रेगमेंटेशन थी। लेकिन मौर्यन एम्पायर, जस्ट लाइक द मुगल एम्पायर, it basically ruled the entire landmass excuse me, it basically ruled the entire landmass of Indo-Pak subcontinent. And अच्छा, पेपर में आपसे पूछ लेता है कि जी अर्थशास्त्र किसने लिखी। तो अब अर्थशास्त्र बेसिकली किताब लिखी है चंकिया ने, पीपीएससी का बड़ा मशहूर सवाल है। अर्थशास्त्र was a book written by Chankiya. Chankiya was a Brahmin priest. This man, he was a Brahmin priest. He used to live in Taxila, ठीक है, and he wrote the book अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र बेसिकली एक बुक थी जो कि किंग्स के लिए लिखी गई कि यार रियासत कैसे चलानी है, सल्तनत कैसे चलानी है। इट वाज अ बुक अबाउट स्टेट क्राफ्ट। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा आता है बिंदुसारा, ठीक है। बिंदुसारा कोई इतना फेमस नहीं होता, तो you can ignore him, but you should know he was responsible for not responsible, but he was basically the father of Ashoka Maurya. Do you know आपने सुना होगा नाम अशोका मौर्य? Anyone का नाम सुना है आपने? जी सर। मैं आपको एक और पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पे, just a second. आपने वो देखा है इंडियन गवर्नमेंट के जो बेसिकली उनका जो ऑफिशियल एम्बेलम है, उसमें you will see that there are 3 lions facing the opposite direction. 3 शेर उन्होंने बनाए हुए हैं। बेसिकली इट वाज द ऑफिशियल सिंबल। मैं आपको ये शेयर करने लगा हूँ, स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं, this official symbol of the Indian government, it was basically the official symbol of Ashoka Maurya. अशोका मौर्य, अब उस पेपर में रिलेशन भी पूछ लेता है कि जी चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका मौर्य के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। नो, दे वर द अशोका मौर्य वाज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा जी, व्हाट हैपेंड कि अशोका, ही वाज अ वेरी वायलेंट किंग, बहुत जो है ना कत्लो गारत उसको पसंद थी, और बड़ा आप क्या लेके टेढ़े दिमाग का बंदा था। तो ही वाज नोन एज चंदा अशोका, वायलेंट अशोका। And he had this thing in mind that he wanted to basically conquer a region known as Kalinga. Kalinga यहाँ पे आता है कहीं पे, ठीक है, इस एरिया में आता है, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के, आप समझ लें कि on the eastern coast of India. Now, Ashoka wanted to capture this land of Kalinga. तो ये एक रेबल एरिया था। अशोका इसे कॉन्कर तो कर लेता है, लेकिन बहुत कत्लो गारत होती है। तो जब वो कॉन्कर करके जब देखता है कि यार so many people have been killed just because of my ambition that I want to conquer this small piece of land, तो बेसिकली उसके बाद उसकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ठीक है। वो एक बहुत वायलेंट किंग से ट्रांसफॉर्म होके एक बहुत वेलफेयर ओरिएंटेड किंग बन जाता है। और इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट भी अशोका से निकला है, बिकॉज he basically, after seeing the entire destruction of the people of Kalinga, conquer तो कर लेता है वो उस एरिया को, लेकिन he lays down his arms और कहता है कि मैं आज के बाद कोई जंगे शंगे नहीं, मैंने लड़नी, मैंने एक वेलफेयर स्टेट बना, और वो रिलीजन एक्सेप्ट कर लेता है, बुद्धिज्म। नाउ when the king accepts a religion, that becomes the official religion of the land. Agreed? और फिर बुद्धिज्म बहुत रैपिडली एक्सपैंड करता है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। तो वी सी मैनी थिंग्स कि वो आपको पता है फलाह के काम करता है, जानवरों के लिए अस्पताल बना देता है, ट्रैवलर्स के लिए रेस्ट हाउसेस बना देता है, दरख्त लगाता है, और इस तरह के बड़े वेलफेयर ओरिएंटेड काम जो है ना वो करता है, ठीक है। और ये वाला सिंबल मैं आपको कह रहा था कि अशोका से इंस्पिरेशन लेके इंडियन गवर्नमेंट ने इसको अपना ऑफिशियल एम्बेलम किया। अच्छा, आपको पाकिस्तान के ऑफिशियल एम्बेलम का भी पता होना चाहिए, पेपर में समटाइम वो भी पूछ लेते हैं कि जी ये
बेसिकली हमारे ऑफिशियल एम्बेलम में कौन कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से क्रॉप्स हैं, वो देख लीजिएगा, टी, जूट, कॉटन और जो है वो जो भी है, ठीक है। अच्छा, नाउ द नेक्स्ट फेज इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट इज द, मैंने आपको बताया ना कि हमारी हिस्ट्री में यही रहा है कि जंगें ही रही हैं, कोई बाहर से इन्वेडर आ गया, हमें गुलाम बना लिया, फिर हमने यहाँ से उसे निकाला, फिर कोई, मतलब देयर हैज बीन लॉट ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। और इसका रीजन मैंने आपको बताया, इट इज बिकॉज यहाँ की लैंड जो है, उसका क्लाइमेट, उसका नेचुरल रिसोर्स है। हमारी यहाँ लैंड की फर्टिलिटी नेचुरल रिसोर्स है, यहाँ का दरिया नेचुरल रिसोर्स है, क्लाइमेट एंड ऑल दैट। तो इस वजह से एवरीवन, एवरी इन्वेडर वांटेड टू कम टू इंडिया, इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट के जी। जाहिर है जो भी हुकूमत यहाँ पे कंट्रोल करेगी तो उसको रेवेन्यू इकट्ठा होगा। एंड इट इज सेड दैट कि किंग एलिजाबेथ वन, ये जो फौत हुई है, ये किंग एलिजाबेथ टू थी, जो किंग एलिजाबेथ वन का रेवेन्यू है, और अकबर, जलालुद्दीन अकबर, उस जमाने में जलालुद्दीन अकबर का रेवेन्यू ज्यादा था क्वीन एलिजाबेथ वन से। तो यू कैन इमेजिन हाउ रिच दिस लैंड कैन मेक इट्स रूलर्स। और आप देख लें कि जो मॉडर्न डे इंडिया है, वन ऑफ द रीजन व्हाई मॉडर्न डे इंडिया हैज कितनी तरक्की कर गया, आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इट हैज। बट इट इज अनफॉर्चुनेट, हम जो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का दूसरा पार्ट है, दैट इज पाकिस्तान, इट इज अनफॉर्चुनेट कि वी जो है, डिस्पाइट हैविंग नेचुरल रिसोर्सेज, वी आर नॉट एबल टू कैश ऑन दिस एडवांटेज। खैर, एनीवेज, जो नेक्स्ट इन्वेजन आती हैं, अब इसमें आपको डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि पेपर में वो जस्ट शॉर्ट, आपको पता है वन पेपर है, वो डिटेल में तो जाएगा नहीं, वो जस्ट आपको एक क्वेश्चन देगा, नीचे 4 ऑप्शंस होंगे। तो इसमें जो है वो जस्ट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि जी कौन कौन सी इन्वेजन्स हुई। नेक्स्ट इन्वेजन्स होती हैं, उसमें यू हैव द बैक्ट्रियन ग्रीक्स। बैक्ट्रियन ग्रीक्स, आपको पता है कि उस जमाने में अलेक्जेंडर आया, उसकी यहाँ पे सोल्जर्स उसके आबाद हो गए, तो यहाँ पे छोटी छोटी ग्रीक कम्युनिटीज बन गई। द बैक्ट्रियन ग्रीक्स, दे इन्वेडेड इन द ईयर 200 BC, ठीक है। एंड देन द स्काइथियंस जो थे, वो बेसिकली, ये अगर इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट है, तो स्काइथियंस इस इलाके से थे, फ्रॉम द नॉर्थ। इट हैज ऑलवेज बीन द नॉर्दर्न पीपल अटैकिंग द पीपल इन द साउथ, बिकॉज इन द नॉर्थ यू डोंट हैव अ, एक तो क्लाइमेट बड़ा हार्श है, दे आर ऑलवेज इन नीड फॉर warm waters. And even the Soviet, when they came to Afghanistan, one of the reason was to have access to the warm waters. ठीक है? The Scythians, they were the tribes from the northern Indo-Pak subcontinent. From the north, the Central Asia आप कह सकते हैं, इन्होंने किया। उसके बाद जो है कुशनाजिया है। अगेन कुशनाज का ट्राइब किधर था? इस इलाके से था, फ्रॉम अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, दे केम। फिर व्हाइट हंस आए। पेपर में पूछा हुआ उसने कि जी व्हाइट हंस कौन है, तो वो डिफरेंट जवाब है, उनमें से राइट जवाब है कि दे आर अ ट्राइब। और कहाँ से हैं? ये भी जो है ना, मंगोल्स वाले इलाके से हैं, जहां से मंगोल्स थे, या मंगोलिया उस साइड से थे, ठीक है। अब ये तो थी फर्स्ट फेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। आपको इनकी डेट से एक रफ आइडिया हो जाए, ठीक है। बेसिकली दे अटैक्ड इन 484, 170 AD, Scythians 130 BC and 200 BC, the Bactrian Greeks. अच्छा, ये फर्स्ट फेज था, द हिस्ट्री ऑफ द इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट बिफोर द अराइवल ऑफ द मुस्लिम्स, ठीक है। पार्ट 2 जो है, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, दैट स्टार्ट्स विद द invasion of the Arabs. मतलब most of the invasions of the Indo-Pak subcontinent till date, you will see they were either from the west or they were from the north. From the first time, the first invasion of Indo-Pak subcontinent from the south, it was the Arabs. Okay. अच्छा, अब मोहम्मद बिन कासिम का सारा फेमस इंसिडेंट तो आपको पता ही है कि जी ही केम टू इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट। लेकिन उससे पहले कुछ बातें वो ये हैं कि एक तो यहाँ पे 2 expeditions were sent to इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, both of them failed। 2, आप समझ लें कि 2 कंटिजेंट्स भेजे गए, दोनों फेल हो गए। थर्ड
टाइम जो इन्वेजन हुई इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट की, मोहम्मद बिन कासिम बेसिकली लेड दैट आर्मी एंड हिज फुल नेम वाज इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम। और इसका रिलेशनशिप पूछ लिया जाता है उस वक्त गवर्नर ऑफ बगदाद जो था हजाज बिन यूसुफ, he was basically the father-in-law of मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, जब मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आता है तो द रिलीजन ऑफ द पीपल इट वाज मोस्टली बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म। लेकिन क्योंकि बुद्धिज्म इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया कि बिकॉज बुद्धिज्म बिकेम द ऑफिशियल रिलीजन व्हेन जो है व्हेन अशोका मौर्य एक्सेप्टेड इट, तो द लोकल पॉपुलेशन वाज हिंदूज एंड बुद्धिज्म। ठीक है, इस तरह के मिक्सचर से थे। अच्छा, जब मोहम्मद बिन कासिम अटैक करता है सारा इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट को और देवल का किला फतह करता है, फिर अब एक्सक्यूज मी, तो ये कहां तक जाता है? ये जाता है मुल्तान तक, मुल्तान तक। ठीक है, मैनी पीपल डोंट नो, वो समझते हैं जी सिंध बस फतह करके चला जाता है, बट ही बेसिकली वेंट अप टिल मुल्तान एंड दिस एंटायर रीजन इट बिकेम पार्ट ऑफ द अरब कैलिफेट, बिकेम पार्ट ऑफ द अरब कैलिफेट। अच्छा, पहले तो ये इलाके जो हैं, दिस एरिया, फर्स्ट इट वाज कंट्रोल्ड बाय द कैलिफ इन बगदाद। ठीक है, but over the period of time these region they basically started to become independent because of the distance from Baghdad and the political जो वहाँ पे circumstances चल रहे थे। Over the period of time these principalities they basically became independent, they basically became fragmented, and two of the most important regions were Al Sindh and Al Multan। आहिस्ता आहिस्ता ये इलाके जो हैं जरा इंडिपेंडेंट हो गए, अल सिंध एंड अल मुल्तान। और कहा यह भी जाता था कि वहां से बगदाद से या मिडिल ईस्ट से जो मुसलमान या कुछ ऐसे रिबेलियस एलिमेंट थे उन्हें एग्जाइल कर दिया जाता था कि आप इधर चले जाएं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक इसकी एक स्टेटस बन गया था, वन ऑफ द फार्देस्ट प्रोविंस ऑफ द मुस्लिम एम्पायर। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू नो is that basically the Islamic Empire started in Medina. It captured, it basically conquered Makkah, and in the period of Hazrat Abu Bakr, this entire Arabian Peninsula was under the fold of the Muslims. फिर जो बाकी जो कैलिफ्स आए हैं, हजरत उमर, हजरत उस्मान एंड हजरत अली, तो उनके दौर में the Muslim Empire expanded rapidly। और आप ये देख सकते हैं कि मतलब this arrow shows the expansion of the Arab Empire, और ये फिर स्पेन में जाते हैं। ठीक है, आगे सेंट्रल एशिया में जाते हैं। Now you can see that before Muhammad bin Qasim captured this province of Sindh and Multan, उससे पहले मुस्लिम आर्मीज जो हैं they had already captured this Afghanistan and Uzbekistan। The Muslim Empire, the Muslim armies had already captured this region। यानी कि अफगानिस्तान वाले इलाके, उज्बेकिस्तान, समरकंद, इस एरिया वाले, they already had become Muslim। अब इन इलाकों के लोग जो थे, what was their most, you can say, most common political or military activity? ये लोग कैसे सरवाइव करते थे? यहाँ पे फ्लैट लैंड तो है नहीं, यहाँ पे क्लाइमेट बड़ा हार्श है। They basically kept on conquering, looting and plundering the neighboring areas। So although this region they became Muslims, yet they were fierce conquerors, जंगजू से लोग थे ये। और इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट पे इसका इम्पैक्ट ऐसे पड़ता है कि अब हम उस फेज में जा रहे हैं हिस्ट्री के, जब आपने सुना होगा कि जी महमूद गजनवी, ठीक है, वो अटैक करता है इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट पे, मोहम्मद गौरी अटैक करता है। नाउ वी आर गोइंग इन दैट फेज। तो इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट आप ये इमेजिन कर लें, और ये अफगानिस्तान वाला इलाका, ठीक है, एंड द पीपल ओवर देयर हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड टू इस्लाम, और उनकी जनरेशंस आगे से आगे जो आती हैं। नाउ यू शुड कम इन द ईयर 976, 962। एक रूलर था अफगानिस्तान का इन द फोर्ट्रेस ऑफ गजनी, अभी भी वहां पे छोटा सा प्रोविंस है गजनी, वहां पे लप्तगीन एक रूलर था। ठीक है,
उसका स्लेव सोल्जर, यानी कि उसने गुलाम कहीं से परचेज किया, लेकिन क्योंकि गुलाम बड़ा कॉम्पिटेंट था, तो his name was Sabuktigin and he was made in charge of the military. He was a slave general, Sabuktigin. Sabuktigin, basically he launched the first attack against the Hindu rulers of Indo-Pak subcontinent. यानी कि आप इंडो-पाक सबकॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में आप यही देखते रहेंगे, देयर हैज ऑलवेज बीन फ्रीक्वेंट इन्वेजन्स. सबुक्तगीन अटैक लॉन्च करता है इंडो-पाक सबकॉन्टिनेंट पे, एंड ही इज द फर्स्ट मुस्लिम टू लॉन्च टू क्रॉस द खैबर पास, ये वाला, ठीक है, यहां से खैबर पास जो है क्रॉस करता है. अब इसका आगे बेटा पैदा होता है एंड ही वाज महमूद गजनी. He became the ruler of the kingdom of his father. Okay, and Mahmud Ghazni, he basically launched 17 attacks against, और आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर हम कोट करते हैं जी, महमूद गजनी ने 17 हमले किए इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट पे. तो he basically used to attack the Muslim Emirates of Sindh and Al Multan. अब आपने देखा है ना कि मैंने आपको बताया था कि जो यहाँ पे जो दो रीजन्स थे, अल सिंध एंड अल मुल्तान, they basically they became a place, a safe haven for the rebels of the Muslim Empire. और जो फिरके, मुसलमानों के जो फिरके, सेक्ट्स और ऐसे ग्रुप्स जो कि बगावत वाले थे, वो यहाँ पे आके सेटल हो जाते थे. महमूद गजनवी यूज्ड टू अटैक दोज पीपल इन दिस रीजन ऑफ सिंध एंड मुल्तान. वो रीजन, वो ग्रुप्स जिन्हें कैलिफ ऑफ बगदाद, यानी कि द ओरिजिनल कैलिफ ऑफ द मुस्लिम्स, he declared these regions, the people, the groups basically in these regions as heretics. ठीक है, उन्हें महमूद गजनी अटैक करता था. and also the Hindu rulers in the Indo-Pak subcontinent. तो महमूद गजनवी जो है यहाँ पे उसके 17 अटैक्स थे. अब 17 के 17 आप कैसे याद करेंगे? कोई तरीकेकार, कोई ट्रिक है या जरूरत भी है कि नहीं? I don't think so कि there is a need to remember the 17 attacks. Most famous attack वो पूछेगा आपसे, and which is the सोमनाथ मंदिर पे जो अटैक किया है. सोमनाथ मंदिर कहाँ पे है? Anyone, any guess? सोमनाथ मंदिर किधर है? गुजरात में, इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात. आपको पता है कि ये पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर मोदी की वालदा की डेथ हुई है? नहीं पता आपको? He was 99 years old. And Prime Minister Modi, before becoming Prime Minister, he was the Chief Minister of which place? Very easy to guess. Gujarat. Indian state of Gujarat का Chief Minister नहीं था वो? तो उसके बारे में कहते हैं जी, वहां पे जो मैसेकर हुआ मुसलमानों का, उसने उसको बेसिकली ओवरसी किया, और उस वक्त वो बादशाह था अपना, वो जो है चीफ एग्जीक्यूटिव था, तो उसकी सारा ये उसकी वॉच के अंडर हुआ है. एनीहाउ, गुजरात में सोमनाथ मंदिर था. अच्छा, उस जमाने में जो टेम्पल्स थे ना, इंडिया जो हिंदूज के टेम्पल्स थे, दे वर बेसिकली द स्टेट बैंक, बिकॉज ऑल द हिंदूज दे यूज्ड टू कीप देयर गोल्ड इन द टेम्पल्स. अब महमूद गजनवी जाता है वहां पे, वो टेम्पल को अटैक करता है, और टेम्पल अटैक करके सोमनाथ मंदिर का जब वो हमला करता है, तो ही बेसिकली कैप्चर्ड अराउंड, अब एग्जैक्ट तो नहीं किसी को पता, लेकिन एक गैस ही कर सकते हैं, तो historians say that he captured 6.5 tons of gold. अब आपको पता है गोल्ड की क्या प्राइस चल रही है? 1,88,000 का तोला है, something like that, if I am not wrong. और आप 6.5 tons की प्राइस निकालें, you will be shocked कि कितनी वेल्थ होगी उस टाइम पे, कितना, मतलब you know, it would be a great spoil of war. So Mahmud Ghazni, he took it back to Ghazni, and obviously this made his empire entire rich. Acha, Mahmud Ghaznavi, he also had a slave known as Malik Ayaz. आपने लामा इकबाल का वो शेर सुना है, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज. तो basically he is referring to the equality in prayer, okay, the ruler and the slave, they are equal while straightening the rows of the prayer. तो मलिक अयाज जो है, उसने, महमूद गजनवी ने मलिक अयाज को लाहौर का गवर्नर भी बना दिया था, और आई थिंक वो इधर ही बैरिड है, लाहौर में ही.
अगर आप मतलब आगे देखेंगे पेपर में भी एक दफा पूछा गया है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ लाहौर, मलिक अयाज से चुप करके टिक लगा दी। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये नहीं पता कि लाहौर में एक इलाका है महमूद बूटी। अब हम आई मीन आई डोंट वांट टू गेस बट आई थिंक कि इसका कोई लिंक हो सकता है महमूद गजनवी से, क्योंकि उसने लाहौर के पास एक फोर्ट बनाया विच इज नोन एज महमूदपुर। तो मे बी उसका लिंक हो, बट दिस you need to investigate and you need to work out whether it has a reference to Mahmud Ghaznavi or not. He is also known as the kidnapper of scholars. Scholars को kidnap कर लेता था. Now this act of kidnapping is used in a metaphorical sense, not in the exact sense कि he would kidnap them for a ransom. No, he wanted कि जी गजनवी में जाऊं, गजनी में जाऊं तो मेरे इर्द गिर्द स्कॉलर्स खड़े हो, दुनिया के आला तरीन पढ़े लिखे और मतलब एलिट क्लास मेरे इर्द गिर्द हो, स्कॉलर्स हो, म्यूजिशियंस हो, आर्टिस्ट हो, गजनवी को मैं पेरिस बना दूं। हर रूलर की ख्वाहिश होती है कि मैं अपने इलाके पे मैं अपनी स्टैंप लगा दूं ताकि मुझे आने वाले वक्तों के लिए मुझे याद किया जाए। अल बेरूनी यूज्ड टू लिव इन हिज टाइम, और आपको पता है अल बेरूनी ने क्या किया था इन अ क्वेश्चन ऑफ पीपीएससी? अल बेरूनी वाज वेरी फेमस। Why? Because he was the first अर्थ person। का रेडियस निकाला था, रेडियस। अर्थ का रेडियस निकाला था। और आपको पता है उसने ये सारे एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किए थे? अर्थ का रेडियस जेलम के पास एक शहर है, नंदाना गांव है कोई, अब इस पे विकिपीडिया पे था, आई एम नॉट श्योर कि वेदर इट इज द राइट प्लेस और नॉट, बट रेस्ट अश्योर्ड द प्लेस वाज अराउंड जेलम। वहां पे उसने अर्थ का रेडियस निकाला था एक्सपेरिमेंटेशन करके। तो बेसिकली and the radius was around 6,339 kilometers, which is very close to the exact value that we know right now. अल बेरूनी उसके जमाने में था। फिरदौसी पोएट था जिसने शाहनामा लिखा, बुक ऑफ किंग्स। ठीक है, ये भी अच्छा पेपर में वो इनडायरेक्टली पूछ लेता है, मतलब ये टॉपिक्स, ये अल बेरूनी जो है ये महमूद गजनवी के टॉपिक से लिंक करता है, तो वो समटाइम उसका अलग से एक सवाल पूछ लेता है। ठीक है, महमूद गजनवी की डेथ के बाद गजनविद एम्पायर इट फेल इनटू डिक्लाइन। मजीद 150 साल ये चलती है। अच्छा, उसके साथ एक राइवल प्रोविंस था, एक गौर, अफगानिस्तान का प्रोविंस था गौर। वहां पे एक बादशाह जो है वो चैलेंज करता है जो गजनविद के जो महमूद गजनवी के बाद जो रूलर्स आते हैं उनके रूल को चैलेंज करता है। And that ruler was Muhammad Ghori. ठीक है, he was also an Afghan general. और उसके साथ भी उसका स्लेव होता है known as कुतुबुद्दीन ऐबक। वो क्या करता है कि जो महमूद गजनवी के कॉन्कर्ड किए हुए इलाके होते हैं इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, उन पे वो अटैक करता है। ठीक है, यानी कि लाहौर, मुल्तान, सिंध, गजनवी एरियाज इन पेशावर, उन पे वो अटैक करता है और उनको वो कॉन्कर करता है। फिर उनको डिस्ट्रॉय करके वो ही वाज द फर्स्ट रूलर टू, देखे ना, महमूद गजनवी ने ये मोस्टली पाकिस्तान वाले एरियाज पे अटैक किया, यहाँ पे सोमनाथ मंदिर चला गया, लेकिन इस एरिया पे किसी ने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो होता है, he basically crossed the Khyber Pass, came over here, he attacks the Ghaznavid areas in this region, and he basically goes deep into the heart of the Indo-Pak subcontinent. This region, यहाँ पे जाता है तो इसकी यहाँ पे 1192 में इसकी फाइट होती है किसे? पृथ्वीराज से। उसको डिफीट करके इन द सेकंड बैटल ऑफ टरेन, he defeats Prithviraj in the second battle of Terrain, and the entire Indo-Pak subcontinent, the northern part of the Indo subcontinent, fell in his feet. और वहां पे वो अपना एक जनरल अपॉइंट कर देता है ऑफ द नॉर्दर्न Indo-Pak subcontinent, the areas of the northern Indo-Pak subcontinent, and that general was कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आपको पता है कि अगर हमारा अगर मिसाइल जो है गौरी है, तो इंडिया ने अपने मिसाइल का क्या नाम रखा है? पृथ्वी। मतलब you can basically link these two names, they clashed in history as real characters. अगर उन्होंने पृथ्वी रखा है मिसाइल का नाम, हमने गौरी रखा है। Okay, if you are giving the name to your क्रूज, जो भी है, क्रूज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है, whatever is that, ICBM है, so our missile will be गौरी। तो जस्ट ये मैंने एक ऐसी ऐड किया ताकि आपको एक मतलब आप हिस्ट्री लिंक कर लें।
So Muhammad Ghori was different from Mahmud Ghaznavi in the sense that he penetrated deep into the Indo-Pak subcontinent. और अजमेर शरीफ वाले इलाके, ठीक है, वहां पे भी वो अटैक करके उसको बना लेता है अपने एरिया में, अपने इन्फ्लुएंस के अंडर ले आता है. लेकिन जाहिर है he belonged to the province of Ghor in Afghanistan. He basically had to go back there because that was his capital. तो यहाँ पे वो अपने फिर गवर्नर्स अपॉइंट कर जाते हैं. The governor of it, this region, the Indo-Pak subcontinent का ये जो northern of India है, इसका गवर्नर होता है कुतुबुद्दीन ऐबक. So it happened that after the death of Muhammad Ghori, the Qutbuddin Aibak basically was his slave. So after his death, Qutbuddin Aibak got the letter of manumission. Manumission कहते हैं जब गुलाम को आजाद कर देते हैं, आप आजादी उसे मिल जाती है और वो यहाँ के इलाके का बादशाह बन जाता है. यानी कि just imagine history, a person being brought as slave and then he becomes the governor of northern India. बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है. So basically when he became the ruler of Indo-Pak subcontinent, he basically establishes the first Muslim sultanate in the northern Indo-Pak subcontinent. ठीक है. और क्योंकि ये गुलाम ने एक डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी, क्योंकि गुलाम ने ये किंगडम एस्टेब्लिश की थी, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द स्लेव डायनेस्टी. लेकिन यहाँ पे आने वाले सारे गुलाम नहीं थे कि यहाँ के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था इस सीट का कि जी गुलाम होना चाहिए. नो, इट वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय द स्लेव who at that time was Qutbuddin Aibak. But obviously he was a very competent person, or zahir hai, he seized the opportunity and he became the ruler of this. So this was the map of the slave dynasty at that time. Now the history is shifting from the rulers of Afghanistan to the rulers of northern Indo-Pak subcontinent. अब वहां जो हुआ वो फिर एक अलग फिर स्टोरी है. यहाँ पे अब हमने फोकस करना है. ठीक है, आर यू फॉलोइंग मी? अच्छा. So basically what happened over here, कि now basically you will see 4 to 5 dynasties. पहले आती है slave dynasty. ठीक है जी, मैं जरा स्लाइड शेयर कर लूं, यहाँ से खत्म हो गई है, जस्ट अ सेकेंड. स्टूडेंट स्लाइड नजर आ रही है आपको? जी सर. हो गया तो फिर मैं दूसरे को भी स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए. यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन obviously ask me, because I understand that sometimes history can be boring also, but इसे करना हमारी मजबूरी है. जी क्लास, सवाल कोई कर रहा है कि क्लास कब एंड होगी, तो थोड़ा सा मुझे आप और बर्दाश्त कर लें, 10-15 मिनट इंशाल्लाह मैं एंड कर देता हूँ. ठीक है, वैसे हमारा फर्स्ट लेक्चर हमारा एंड हो चुका है, बट इफ यू अलाउ मी आई कैन प्रोसीड फर्दर, बिकॉज मैं चाहता हूँ आपका टाइम सेव हो. ठीक है, जो लेक्चर हमने जरा मतलब कई दिनों में करना है वो हमारा शॉर्ट हो जाएगा. तो बट आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज. सॉरी, चलते हैं नेक्स्ट पढ़ते हैं. ओके. अच्छा जी, जो नेक्स्ट हम देखते हैं ना, जो नेक्स्ट फेज ऑफ हिस्ट्री है, उसमें आपकी जो है वो 4 बेसिकली डिनेस्टीज आती हैं. उसमें हमने स्टार्ट कर लिया था स्लेव डिनेस्टी से, फिर खिलजीज आते हैं, तुगलक आते हैं, लोधीज आते हैं, एंड फाइनली यू हैव द मुगल एम्पायर. ठीक है, ये इस तरह से जो है वो हिस्ट्री फ्लो करती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्लेव डिनेस्टी. अच्छा, स्लेव डिनेस्टी मैंने आपको बताया कि ये फाउंड की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट इट वाज नॉट, यू नो, ऑल द रूलर्स वर नॉट स्लेव of this dynasty.
पेपर में जो चीजें आपसे पूछता है कि जी एक तो दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो किसने बनाया? स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन सा जो है वो रूलर आता है? अगेन अ क्वेश्चन ऑफ पीपीएससी, आराम शाह, लेकिन बहुत थोड़े अरसे के लिए आता है। मतलब आप देख लें कि चंद माह का पीरियड हो गया, नॉट इवन 1 ईयर, बिकॉज 1210 में इसकी डेथ होती है। अच्छा हाँ, एक और सवाल यहाँ से याद आया कि ही आस्क्स द क्वेश्चन दैट हाउ डिड कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड। ये आप खोलेंगे पास पेपर तो ये सवाल है, हाउ डिड कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड। तो ये लाहौर में पोलो खेल रहा होता है और अपने घोड़े से गिर जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। वेरी अनफॉर्चुनेट, ये स्लेव होता है, बादशाह बन जाता है, तो ही डाइड बाय प्लेइंग पोलो। अच्छा, इसके बाद आराम शाह आता है। आराम शाह के बाद आता है इल्तुतमिश। ही वाज बेसिकली द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश वाज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। एंड फिर ये सारी जो है ना वो आपके आगे नंबर ऑफ रूलर्स हैं। अच्छा, एक और सवाल वो पूछता है, आप सारे यहाँ पे रूलर्स देखेंगे तो ये सारे रूलर्स मेल हैं, ठीक है, दे आर ऑल मेल। बट एट दैट टाइम इल्तुतमिश व्हाट ही डिड before departing for the next world, he appointed his daughter Razia Sultana as the ruler of Indo-Pak subcontinent. तो पेपर में सवाल आता है जी, फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडो-पाक सबकॉन्टिनेंट, शी इज रजिया सुल्ताना। और आप उस जमाने में देखें कि जी उस जमाने में एक फीमेल्स के बारे में लोगों की क्या परसेप्शन होती होगी, उस जमाने में कितना ट्रेडिशनल सेटअप होगा, और उस जमाने में एक फीमेल रूलर को पूरे इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट का बादशाह बना देना बहुत बड़ी बात थी। बट इल्तुतमिश वाज राइट इन द सेंस कि उसने जज कर लिया था कि जी मेरे बेटों से ज्यादा मेरी बेटी कॉम्पिटेंट है और ये संभाल लेगी एम्पायर को। सो ही डिड व्हाट एट दैट टाइम वाज राइट अकॉर्डिंग टू हिम। लेकिन जाहिर है वो एक फीमेल थी तो उसको ज्यादा देर नहीं चलने दिया जाता, एंड शी वाज मर्डर्ड बाय द पीपल। एंड बेसिकली ये सवाल आ जाता है। और बस आप ये याद कर लें कि जी आखिरी रूलर इसका कौन था, ठीक है, मोइजुद्दीन मोहम्मद कैकबार। नाउ आफ्टर द स्लेव डायनेस्टी एक और ग्रुप होता है, ठीक है, it wanted to gain ascendancy or they were the people from the army, ठीक है। अच्छा, वो लोग अब कौन थे? they were the खिलजीज। अब खिलजीज को थोड़ा सा बताने के लिए now let me take you back in time and आपको थोड़ा सा आइडिया दूं so that you can have a mental picture who were the खिलजीज। the खिलजीज were if you have seen this movie, आप लोगों में से किसी ने शायद ये देखी हो, पद्मावती। now this ruler जो इन्होंने शो किया यहाँ पे, he was Alauddin Khilji। Alauddin, now this ruler Alauddin Khilji, he basically belonged to the Khiljis, जो basically जो है जी, आप लोग टाइम का पूछ रहे हैं, बस मैं इसको 5 मिनट्स में वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। ये खिलजी हमारा लास्ट टॉपिक। Alauddin Khilji जो है बेसिकली he belonged to the Khiljis and the Khiljis ruled the Indo-Pak subcontinent after the slave dynasty, ठीक है। और उनका रूल, अब आपने जो है ना जो चीजें याद करने वाली, एक तो खिलजीज का जो स्लेव डायनेस्टी का रूल याद कर लें 1206 से 1290 तक, ठीक है जी। और दूसरा आप याद कर खिलजीज का रूल, ये 1290 से लेके 1320 तक, ये डेट्स आपको पता होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे आपके हो, ठीक है। अच्छा, खिलजीज के रूलर्स देख लेते हैं कौन कौन थे। दीज वर द मेन रूलर्स ऑफ खिलजीज, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी को ये बंदा मर्डर करके आता है, मतलब इसी का अंकल होता है, उसको ये मर्डर कर देता है और ये बादशाह बन जाता है। बट आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी मुबारक खिलजी comes the ruler. So these were the 3 main rulers of the खिलजीज। चलें जी, ये मैं शेयर भी कर दूंगा स्लाइड्स वगैरह। कोई आप लोगों का क्वेश्चन हो, एनी क्वेश्चन और एनी प्रॉब्लम? Someone has raised her hand. जी अनम।